So students, welcome back to my channel Target Not Set. So I know थोड़े दिन बाद वीडियो आ रही है बट थोड़ा इशू था, इस वजह से मैं कहीं गया हुआ था. So आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, जितने भी हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर जिस भी तरीके के जो मेनली एग्जाम हमारे नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन लेके चलेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट से भी लेके चलेंगे. ये एक्चुअली इसमें मैं मेंशन करना भूल गया, ये पार्ट 1 है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चंस का. ठीक है, वो बाकी टाइटल में कर दूंगा मैं. सो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले क्वेश्चन के साथ. धीरे धीरे और पार्ट्स में ज़्यादा और क्वेश्चन आते जाएंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा. अ क्लाइंट calls the emergency department and tells the nurse that she had direct contact with the poisonous IV shrubs, but the skin looks completely fine and nothing is visible, and asks what to do. What will be the priority based action of the nurse? देखो, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन को जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना, जितने ये सारे हमारे हैं मॉसबी एंड एनक्लेक्स में से एंड और डिफरेंट जगहों में से हैं. ठीक है, जो कि एग्जैक्टली नॉर्सेट मेंस के अंदर पूछे जाते हैं. ठीक है, मेंस के अंदर स्पेसिफिकली एंड प्रीलिम्स के अंदर थोड़े कम होते हैं बट मेंस में ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये सारी अच्छी हायर लेवल की बुक्स में से ही हैं एंड इनको इन क्वेश्चंस को, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं अच्छे से बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है. देखो, सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है. ठीक है, सारे ऑप्शंस को हमें सबसे बाद में देखना है. सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और जो लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है. जैसे इसमें पूछा है व्हाट एंड आस्क पेशेंट आस्क द नर्स व्हाट टू डू, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, किसके बारे में क्या करना चाहिए. जो इसके अंदर पेशेंट को पॉइजनस आइवरी शब्द के वो कांटेक्ट में आया है और स्किन अभी साफ है, मतलब कुछ भी नहीं नजर आ रहा, स्किन नॉर्मल लग रही है, तो अब क्या करना चाहिए पेशेंट, ये पूछ रहा है. अगर किसी को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है उसको हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट कर लो. ठीक है, बट हमें ये भी देखते हुए चलना है कि टाइम कितना लग रहा है एंड कितने देर में हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन यही है. पेशेंट को मैं हिंदी में बता जाऊंगा. पेशेंट ये कह रहा है कि मैं आईवी श्रब्स के कांटेक्ट में आया. आईवी श्रब्स यानी कि कोई भी पॉइजनस श्रब्स होती हैं, छोटी छोटी सी पौधे होते हैं, उनके कांटेक्ट में आया है एंड अभी स्किन एकदम साफ दिख रही है. तो नर्स से पूछते हैं क्या करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमीडिएटली, apply calamine lotion, take a shower with soap and water and rinse several times, और लास्ट ऑप्शन है no need to do anything as nothing is visible on the skin. ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसके अंदर से. पहले आप सोचिएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है तो आप पॉज करके पहले सोच सकते हो, है ना. देन उसके बाद आप आंसर सोचिएगा, देन मैं आंसर को प्रोसीड करता हूँ. तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा. इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन सी. अब ऑप्शन सी क्या है, टेक अ शावर इमीडिएटली विद सोप एंड वाटर एंड रिंस सेवरल टाइम्स. अब देखिए ये ऑप्शन क्यों, हाँ, तो इसका थर्ड ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि देखो इतने पॉइजनस आईवी शब्द ज़्यादा उतनी खतरनाक नहीं होती हैं, है ना, इसलिए ईडी डायरेक्ट इमरजेंसी में आने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, सबसे पहली बात. फोर्थ ऑप्शन, नो नीड टू डू एनीथिंग एज नथिंग इज विजिबल ऑन द स्किन. ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही नहीं करना, क्योंकि है तो पॉइजनस ना, तो कुछ तो करने की ज़रूरत है हमें. ठीक है, तो इसका कैलामाइन लोशन से कुछ रिलेटेड नहीं है. सिंपली इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक अच्छे से साबुन वाबुन से हम साफ करें, शावर लें, है ना. अगर ज़्यादा बॉडी पे वैसे तो शावर लो सबसे बढ़िया है. तो वो जितना भी उसका एलर्जन वाला पार्ट होता है वो, मतलब जो भी थोड़ा कॉन्टैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, हट जाता है वो. ठीक है, बाकी हाँ ज़्यादा अगर किसी को स्वेलिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो ज़रूर बाद में जाते हैं, बट इमीडिएटली कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड व्हाट टू डू नाउ, है ना, तो इमीडिएटली उसको इमरजेंसी की जरूरत नहीं होती. इसलिए थर्ड ऑप्शन है इसका, टेक द शावर इमीडिएटली विद सोप एंड वाटर एंड रिंस सेवरल टाइम्स. 15-20 मिनट 25 मिनट तक अच्छे से धो, उससे ठीक हो जाता है ये. जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड. ठीक है, तो ये रहा इसका ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. The clinical nurse assesses the skin lesion of a patient who is a new topical treatment for psoriasis.
What all factors will indicate the condition of the patient that the patient is improving? Select all that apply. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट के स्किन लीजन्स को नर्स असेस कर रही है जिसको सोरियासिस है, और वो सोरियासिस के एक न्यू टॉपिकल ट्रीटमेंट मतलब कि क्रीम ऑइंटमेंट वगैरह वाले ट्रीटमेंट के ऊपर है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो पेशेंट की कंडीशन में दिखेंगे कि नर्स को, जिससे कि वो उसकी कंडीशन और इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ स्ट्राई, पैल्पेबल रेडियल पल्सेस, एब्सेंस ऑफ एनी एक्यूमोसिस ऑन एक्सट्रीमिटीज। एक्यूमोसिस जो नीले नीले से लाइक थोड़े बहुत छोटे छोटे से नीले धब्बे से हो जाते हैं ना ब्लड के जमा होने से, उसको कहते हैं हम एक्यूमोसिस, नील पड़ जाना जिसको हम कहते हैं। थिनर रेडिश पैप्यूल्स एंड अ डिक्रीज इन देयर नंबर, स्केर्स अमाउंट ऑफ वाइट स्केली पैचेस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ने हैं, देन इसके आंसर पे हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप सोचिएगा, फिर आंसर पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके आप सोचिएगा। सो इसका ऑप्शन है आंसर डी एंड ऑप्शन ई। ठीक है, अब आंसर डी और ई ही क्यों है, देखो सबसे पहले तो जो सोरियासिस की वो होता है, क्या कहते हैं, हमारा कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है, वो होती है सिल्वरी स्केली पैचेस होते हैं, है ना, जो चाहे घुटनों पे होते हैं या ये जॉइंट्स पे ज्यादा होते हैं, जो मुड़ने वाले हिस्से होते हैं हमारे एल्बो पे होते हैं, इन जगहों पे ज्यादा होते हैं थोड़े से, है ना। तो अगर वो कम हो जाएंगे तो सबसे पहले तो उससे पता चल जाएगा कि सोरियासिस पेशेंट का ठीक हो रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है, जो कि ऑप्शन ई है ना। थिनर रेडिश पैप्यूल एंड डिक्रीज इन देयर नंबर, जो रेडिश पैप्यूल है छोटे छोटे से जो हमारे स्किन के ऊपर उभरे हुए से दाने से हो जाते हैं रेडिश कलर के, पैप्यूल्स होते हैं हमारे जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, है ना। और अगर वो कम हो जाएंगे और उनके नंबर कम हो जाएंगे तो उससे भी पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिखती है। ठीक है, अब बाकी तीनों क्यों नहीं है हमें ये देखना है। ये दोनों तो इसलिए क्यों हो गए हैं हमने देख लिया, बाकी तीनों इसलिए नहीं क्योंकि सबसे पहले एक्यूमोसिस ऐसा कोई होती नहीं है। रेडियल पल्पिस पैल्पेबल पहले भी होती हैं, बाद में पहले भी जब पेशेंट को होता है डिस तब भी रहती है ना। इसके अलावा स्ट्राई से लेना देना सोरियासिस का कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। नेक्स्ट पे चलते हैं। A client with a burn injury has been prescribed with silver sulfadiazine. What would the nurse report if noted? ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्न इंजरी का पेशेंट है, उसको सिल्वर सल्फाडाइजिन जिसको SSDM कहते हैं, बर्न की ऑइंटमेंट होती है, जिसको ना पता हो बता देता हूं मैं, बर्न के केसेस में हम लगाते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है, टॉपिकल ऑइंटमेंट है ये। तो व्हाट शुड द नर्स रिपोर्ट इफ नोटेड, नर्स को ऐसा क्या अगर कुछ मिलता है तो वो रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज लेवल ऑफ 99 mg पर डेसीलीटर, प्लेटलेट लेवल ऑफ 3 lakhs, मैग्नीशियम लेवल ऑफ 1.5 ग्राम पर 1.5 mg पर डेसीलीटर एंड WBC लेवल ऑफ 3000 mm पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, डी है क्या है, देखो डी ही है इसका आंसर, है ना। अब डी क्यों है, देखो डी इसलिए है क्योंकि देखो 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। पहला, या तो हमें उसका करेक्ट आंसर पता हो, और दूसरा, या फिर अगर मुझे जब नहीं पता तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे, मतलब कि जो ऑप्शन हमें पता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं है वो हटा दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसे अभी लैब रिपोर्ट का थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, लैब रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लूकोज लेवल है 99 mg 70 से 140 होता है, अगर हम रैंडम देखें तो नॉर्मल है एकदम। प्लेटलेट लेवल 3 लाख दे रखा है, कितना नॉर्मल होता है, 1.5 लाख से 4 लाख, ये भी नॉर्मल है। मैग्नीशियम लेवल जिसको ना पता हो वो 1.5 से 2.5 होता है सॉरी, वो 1.5 से 2.5 होता है, 1.5 से 2.5, तो ये भी नॉर्मल है। बट WBC लेवल हमारा कितना होता है, TLC लेवल वो होता है 4000 से 11000, या कई बार ये 4 से 11 लेते हैं, 10,000 तो कुछ अलग अलग लैब के आसपास होते हैं, लैब्स के वेरिएट करता है वो तो, बट मेनली 4 से 11,000 लेते हैं, तो ये कम है। एक तो ये तरीका हो गया एलिमिनेशन वाला कि भाई बाकी 3 नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो ये आंसर होगा। ठीक है, बट ये हमें तब करना है जब हमें आंसर ना आता हो, बिल्कुल ही ना पता हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लाइक जब थोड़ा डाउट हो तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं। बट इसके अंदर ये क्यों है, इसका आंसर ये इसलिए क्योंकि जो सिल्वर सल्फाडाइजिन होती है ये टॉपिकल ऑइंटमेंट तो है, बट इसके साथ साथ ही WBC लेवल को कम करती है, उससे ड्रग इंटरेक्शन इसका ऐसा है कि दैट डिक्रीजेस द TLC काउंट ऑफ द पेशेंट।
नेक्स्ट इज व्हाट कॉमन मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स नोटिस इन अ पेशेंट विद ओवेरियन कैंसर। ठीक है, अब देखो ओवेरियन कैंसर का पेशेंट है, इसके अंदर नर्स ऐसी कौन सी कॉमन मैनिफेस्टेशन है जो ओवेरियन कैंसर के पेशेंट में दिखेगी, ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। अब देखो पहला ऑप्शन है डायरिया, सेकंड है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, थर्ड है हाइपरमेनोरिया, फोर्थ है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। अब जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होगा वो आंख बंद करके, जिसको नहीं पता होगा या थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा तो वो जाएगा हाइपरमेनोरिया पर या एबनॉर्मल ब्लीडिंग पे। ठीक है, बट इसका आंसर ये दोनों ही नहीं है, इसका आंसर है बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देखते हैं क्या है आगे, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसका आंसर है। वो क्यों है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्योंकि ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर के अंदर जो ओवरीज का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है। यूएसजी के अंदर देखते हैं ओवरी का साइज बहुत, इतनी सी ओवरी से बहुत बड़ा बड़ा साइज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि ओवरी एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में तो होती है बट वो जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो प्रेशर डालता है, इस वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह पूरी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर पड़ता है। अब ये बाकी एसीडी क्यों नहीं है ये देखते हैं। डायरिया, इसका कोई रिलेशन नहीं है ओवरी कैंसर से या ओवेरियन की किसी भी बीमारी से रिलेटेड। हाइपरमेनोरिया जनरली और दूसरे केसेस में देखा जाता है, लाइक हमारा यूट्राइन के कुछ कॉजेज हो गए, है ना, और जैसे यूट्रस में कोई मास वगैरह हो जाता है, वो एडिनोमायोसिस वगैरह हो जाता है, उस केसेस में होता है। और एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हमारे यूट्राइन कैंसर में ज्यादा देखने को मिलता है, ओवेरियन कैंसर के अंदर में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, हाइपरमेनोरिया तो वैसे भी ऐसे हम डिजीज सिम्टम इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट एबनॉर्मल ब्लीडिंग हमें यूट्राइन कैंसर के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, ओवेरियन कैंसर में नहीं देखने को मिलती, इसलिए सो इसका आंसर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अ नर्स इज रिव्यूइंग द लैब रिजल्ट्स ऑफ अ पेशेंट विद मल्टीपल माइलोमा, व्हिच इन्वेस्टिगेशन विल बी नोटेड इन दिस डिजीज। मल्टीपल माइलोमा, अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, मल्टीपल माइलोमा हमारा कैंसर होता है हमारे प्लाज्मा सेल्स का। अब प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हमारे होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, सॉरी बी लिम्फोसाइट्स नहीं, सबसे पहले हमारे जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं, हम सबने सुना है अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन, जो लिवर हमारा प्रोड्यूस करता है। ये गामा ग्लोबुलिन पहले बनाता है प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स ही फिर हमारी बनाती है बाकी की एंटीबॉडी, जो आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए, ये सारी एंटीबॉडीज होती हैं, ये सारी पहले गामा ग्लोबुलिन विल फॉर्म प्लाज्मा सेल फिर सबसे पहले बनाता है आईजीएम, एंड देन आईजीएम के बाद फिर बाकी सारी बनती है। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, उसको हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, उसके कैंसर को। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लैब रिजल्ट है जो नर्स नोट करेगी मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट के अंदर। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, सेकंड है डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल्स, थर्ड इज इंक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल्स, एंड फोर्थ इज डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अब देखो ये अगर प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, तो चलो पहले आंसर देते हैं, बाद में इसके रैशनल पे जाएंगे। इसका आंसर होगा हमारा सी, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, इसका आंसर है देखो ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये क्यों है, देखो सबसे पहले तो ऑप्शन डी से चलते हैं। ऑप्शन डी है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अगर प्लाज्मा सेल का कहीं का कैंसर हो रहा है तो उसके नंबर डिक्रीज थोड़ी होंगे, कैंसर को मतलब ये है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स है, तो डिक्रीज, ये तो अपने आप हट गया ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट का इससे लेना देना नहीं है क्योंकि प्लाज्मा सेल अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाते हैं हमारे। ठीक है, बी इज हमारा डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल्स, एंड डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल्स क्यों नहीं होगा मैं भी बताता हूँ। एंड थर्ड इज इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स। ये देखो जो प्लाज्मा मल्टीपल माइलोमा होता है ना, इसके अंदर हमारे 4 सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से हम फिर इसको क्लासिफाई करते हैं। एक क्रैब क्राइटेरिया होता है, CRAB क्रैब क्राइटेरिया, उसकी इमेज मैं इधर डाल दूंगा। तो क्रैब क्राइटेरिया के अंदर हमारा होता है सी से एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स, आर से हमारा रीनल फेलियर, ए से हमारा एनीमिया, एंड बी से हमारा वो क्या कहते हैं डिक्रीज्ड बोन पेन, डिक्रीज बोन डेंसिटी एंड बोन पेन।
तो ये 4 चीजें आती है, CRAB क्रैब, इसको क्रैब क्राइटेरिया से फिर हम इसका सब कुछ करते हैं आगे, देन ग्रेडिंग होती है जो भी होती है क्रैब क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। अब लेटेस्ट जो है वो स्लिम क्रैब क्राइटेरिया है। तो सी से जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं ना वो इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स होते हैं। एंड आर से रीनल फेलियर है, अगर रीनल फेलियर होगा, किडनीज काम नहीं कर रही, तो क्रिएटिनिन लेवल्स हमारे डिक्रीज तो कैसे ही हो सकते हैं, अगर रीनल किडनी काम नहीं करते इंक्रीज होंगे ना, तो इस वजह से भी ये बी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट who is in the post-op ward following a pelvic exenteration, and the surgeon has changed her diet from NPO to clear fluids. What parameter will the nurse assess before giving the fluids या liquids? ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेशेंट पोस्ट ऑफ वार्ड से अभी अभी आईसीयू के अंदर आया है, पेल्विक एक्सेंट्रेशन का उसका ऑपरेशन हुआ था। पेल्विक एक्सेंट्रेशन हम बात करें तो पेल्विक एक्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके कहीं पे भी, जैसे एक आईबॉल एक्सेंट्रेशन भी होता है ना, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जितने भी जहाँ जहाँ पे कुछ भी इन्फेक्शन है या किसी भी जिस भी वजह से ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, उसके आसपास की सारी चीज़ें हटा देना, सारी जितनी भी इन्फेक्टेड चीज़ें, काफ़ी सारे ऑर्गन्स की कटाई वटाई होती है, वो सारी इन्फेक्टेड चीज़ें हटा देना, देन बाकी जितना भी जो शुभ बताया सबको एनास्टोमोस कर देना, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देना। ठीक है, वो इसका पेल्विक एक्सेंट्रेशन हुआ है और सर्जन ने इसकी एनपीओ की, एनपीओ रहता है सर्जरी से पहले तो एनपीओ से अब क्लियर लिक्विड्स पे डाल दिया है पेशेंट को। तो अब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, नर्स कौन सा पैरामीटर चेक करेगी लिक्विड देने से पहले? पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू एम्बुलेट, वो चल पा रहा है कि नहीं, बवल साउंड्स, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इंसिजन अपीयरेंस। तो इनमें से इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा, तब तक हम देखते हैं आगे क्या है इसका आंसर बी होगा, बवल साउंड्स। ठीक, ये रहा ऑप्शन बी। अब ये ऑप्शन बी क्यों है, देखो अगर हमें उसको लिक्विड्स देने हैं, है ना, तो हम बबल साउंड ही क्यों चेक करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर बबल साउंड वापस नहीं आई हैं तो पेशेंट उसको एक तो बबल साउंड भी चेक करेंगे, गैग रिफ्लेक्स का इसमें ऑप्शन नहीं, तो गैग रिफ्लेक्स भी हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें चेक करी जाती हैं, बबल साउंड से पहले गैग रिफ्लेक्स का चेक करा जाता है, ताकि क्योंकि नहीं तो वो एस्पिरेट कर जाएगा। ठीक है, बबल साउंड भी हम अगर वो नहीं चेक करा तो पैरालिटिक इलियस वगैरह अगर बबल साउंड आ गई हैं तो मतलब ठीक है अंदर, नहीं तो अगर नहीं आई तो पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है पेशेंट को, है ना, इस वजह से बबल साउंड हम चेक करते हैं सर्जरी के बाद। एंड एबिलिटी टू एम्बुलेट, अगर वो चल तो पाएगा ही नहीं, ऑब्वियसली पहले एक्सेंट्रेशन का उसका ऑपरेशन होता, चल तो पाएगा ही नहीं अभी, है ना, ऑन द स्पॉट प्रॉपरली। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का इससे कोई लेना देना नहीं। इंसिजन अपीयरेंस अगर अभी अभी पोस्ट ऑप वार्ड में आया है वो, तो इंसिजन तो रेडी अपीयर होगा ना शुरू में, तो मतलब रेड इन नॉर्मल वाला, आफ्टर तक एकदम ठीक ही होगा ऑब्वियसली, वो रेड इन्फ्लेमेशन वाला नहीं, उसको मत वहां मत लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a gastrectomy was performed on a client and in the immediate post-op period the nurse notes red bloody drainage on the site. What will the nurse do? इमीडिएट अभी अभी गैस्ट्रेक्टमी हुई है पेशेंट की, अभी वो पोस्ट ऑप में रिकवरी रूम में आया है, तो नर्स ने ब्लडी रेड ड्रेनेज नोट करी है साइड पे, तो अब नर्स को क्या करना चाहिए? इरिगेट करनी चाहिए एनजी ट्यूब, सर्जन को बुला के लाओ फटाफट, भाई क्या ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, जो भी हो रहा है, ट्रेन में रेड कलर आया, या देखते रहे, कंटिन्यू टू मॉनिटर करते रहे, फिर एब्डोमिनल गर्थ मेजर करे उसकी, है ना, किस लिए करेगी देखते हैं वो। इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी, कंटिन्यू टू मॉनिटर। देखते हैं अब क्या सही है कि गलत है, हम ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है, सो इसका ऑप्शन सी इसलिए, देखो सबसे पहले जब भी सर्जरी हो, हमेशा याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे के लिए भी, जब भी सर्जरी हो उसको ना हमें सर्जरी के बाद एनजी ट्यूब को इरिगेट करना है, ना उसको फ्लश करना है, कुछ नहीं करना है जब तक सर्जन नहीं कहता तब तक। ठीक है, वो अपने आप आके बताएगा, करेगा जो करना है, मतलब करेंगे तो हम, ठीक है, जब तक वो नहीं बताता तब तक कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं छेड़ना, है ना, ज्यादा मतलब इरिगेट वगैरह कुछ नहीं करना, बाकी मॉनिटर वगैरह सब करते रहना। कुछ ज्यादा ब्लीडिंग हमें दिख रही है तो ऑब्वियसली बताना ही है। नोटिफाई द सर्जन, ये भी इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इमीडिएट अभी पोस्ट ऑप से वो आया है, अगर अभी गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो ड्रेन थोड़ी बहुत तो ब्लडी होगी ही ना, ये थोड़ी एकदम अगर अंदर सर्जरी खत्म हो गई तो एकदम ही
ड्रेन मतलब एकदम क्लियर आने लगेगी, नहीं, एकदम अभी अभी सर्जरी हुई है तो थोड़ा रेड ब्लड ड्रेनेज आएगी, तो कुछ टाइम तक आएगी वो, ठीक है। तो इसलिए अभी इमीडिएट पोस्ट ऑप में ये नॉर्मल फाइंडिंग है और उसको कंटिन्यूटी मॉनिटर करो। हाँ, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मतलब लाइक एमएल काफी ज्यादा बढ़ गया है वो, तो फिर इमीडिएटली बताना, तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल। तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, मेजर abdominal गट। एट्थ है, द नर्स इज रिव्यूइंग द हिस्ट्री ऑफ ए क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर, विच कंप्लेंट वुड द नर्स सी एज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट विद ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का एक पेशेंट को नर्स असेस कर रही है, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या होगी? पेनफुल हेमिचूरिया, डिसयूरिया, इंक्रीज्ड अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, या फिर पेनलेस हेमिचूरिया। तो इसका आंसर रहेगा, पॉज करके ना पहले तो, ठीक है, उसके बाद सोचना पहले, देन मैं अभी बताता हूँ। इसका आंसर है फोर्थ, पेनलेस हेमिचूरिया, ठीक है, डी ऑप्शन है। अब पेनलेस हेमिचूरिया क्यों है? देखो, पेनलेस सबसे पहला तो पेनफुल हेमिचूरिया ब्लैडर कैंसर के अंदर नहीं होता, ठीक है। कोई अगर फॉल वॉल हो एंड देन इंजरी हुई हो तो पेनफुल होता है, ठीक है। पेनलेस हेमिचूरिया होता है हमेशा ब्लैडर कैंसर के अंदर, याद रखना। डिसयूरिया जो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी यूरिनेशन, वो ड्यू टू और भी रीजंस की वजह से हो सकता है, जरूर नहीं सिर्फ ब्लैडर कैंसर में हो। इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी यूटीआई वगैरह में भी हो सकता है, इसलिए इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ब्लैडर कैंसर। तो स्पेसिफिक और मोस्ट कॉमन ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स में होता है पेनलेस हेमिचूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंट विद द लंग कार्सिनोमा डेवलप्स SIADH syndrome of inappropriate antidiuretic hormone as a complication. What prescription would the nurse anticipate that the physician would prescribe? Select all that apply. ठीक है, तो हमारा पेशेंट है, लंग कार्सिनोमा का पेशेंट है, उसको कॉम्प्लिकेशन हो गई है एक SIADH की, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की। तो नर्स ऐसा क्या सोचेगी कि फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करेगा? सो देखते हैं कि इसके हमारे ऑप्शंस हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज ओरल सोडियम इनटेक, सीरम सोडियम लेवल डिटर्मिनेशन एंड ADH एंटागोनिस्ट ड्रग। देखो, ये भी थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। लंग कार्सिनोमा का पेशेंट तो है वो, ठीक है, छोड़ दो उसे, बट कॉम्प्लिकेशन उससे क्या हुई है? SIADH की, ठीक है। SIADH क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मतलब कि जो हमारा ADH है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो ज्यादा आ रहा है। अब वो ज्यादा आ रहा है तो क्या कर रहा है? ADH हार्मोन का काम होता है यूरिनेशन को रोकना, एंटी डाययूरेटिक्स कराना, है यूरिनेशन रोकना। तो अगर वो ज्यादा आ रहा है तो यूरिनेशन रोकेगा, यूरिनेशन रोकेगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा, ठीक है, फ्लूइड बढ़ेगा एंड इसके अलावा क्या कहते हैं, फ्लूइड बढ़ेगा तो सोडियम लेवल SIDH के अंदर तुम्हारा हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाती है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक हमारा क्या कहते हैं, सूडो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्लूइड लेवल। तो हमें अब क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ऑप्शन है A और B है, एंड इसके अलावा हम करेंगे इसके अंदर सीरम सोडियम लेवल डिटर्मिनेशन एंड ADH एंटागोनिस्ट ड्रग। ऑप्शन देखते हैं A, B, E एंड F। हमने क्या क्या करे थे? वही A, B, E एंड F। देखो, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी हम क्यों करेंगे? क्योंकि लंग कार्सिनोमा है उसे, इसलिए करेंगे। अब E एंड F है सीरम सोडियम लेवल डिटर्मिनेशन, हम वो इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने बता दिया ऑलरेडी, SIADH के अंदर ऑलरेडी ही हमारा हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन, सूडो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द ड्यू टू द इंक्रीज इन फ्लूइड ड्यू टू इंक्रीज्ड ADH हार्मोन लेवल, ठीक है। इस वजह से हम सीरम सोडियम लेवल का डिटरमिनेट करेंगे कितना कम हो रहा है, वो हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा ADH एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे। अब ADH एंटागोनिस्ट जो डोलोप्टेन वगैरह आती है ना, वो देंगे ताकि जो ADH के इफेक्ट्स हैं वो कम हो सके। इसलिए A, B रेडिएशन कीमो एंड E एंड F जो सोडियम लेवल डिटर्मिनेशन एंड ADH एंटागोनिस्ट ड्रग, ये देंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल आयरन सप्लीमेंट्स, व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट टू डू? ठीक है, अब नर्स, एक पेशेंट है हमारा, उसको आईडी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मोस्ट कॉमन जो हमारा एनीमिया देखा जाता है वो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उसके अंदर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल आयरन को कैसे लेना चाहिए, तो नर्स को पेशेंट को क्या बताना चाहिए? एडमिनिस्टर आयरन एट मील टाइम्स, खाने के साथ या खाने के टाइम पे आयरन को लो। एडमिनिस्टर आयरन विद स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से आयरन को लो। मिक्स द आयरन विद NaCl,
खाने में मिला के ले लो। फोर्थ है ऐड आयरन टू जूस फॉर अ पैलेटेबल टेस्ट, क्योंकि आयरन का टेस्ट अच्छा नहीं होता तो उसे किसी जूस के अंदर मिला के वैसे ले लो। आप लोग सोचिएगा पॉज करके, मैं बताता हूं तब तक। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर आयरन विथ स्ट्रॉ। बी ऑप्शन है। अब बी क्यों है देखते हैं। बी इसलिए है क्योंकि देखो आयरन को हमेशा हमें आयरन को चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है तो आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन को एक तो मील टाइम में खाने के साथ बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा किसी खाने में मिलाना नहीं है, किसी जूस में भी नहीं मिलाना। अब स्ट्रॉ के साथ क्यों लेंगे, ये तो एलिमिनेशन वाला पे लगा दिया हमने। स्ट्रॉ के साथ क्यों लेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हमने ओरल आयरन सप्लीमेंट को ऐसे ही पिया या लिया है ना, तो वो क्या करता है, वो टंग के बैक पार्ट को स्टेन कर देता है, माउथ स्टेनिंग कर देता है वो, है ना। तो स्टेनिंग से बचने के लिए डायरेक्ट अगर हम स्ट्रॉ से लेंगे तो डायरेक्ट अंदर जाएगा, है ना, एकदम वो पीछे के अंदर की तरफ जाएगा। तो इस वजह से हम स्ट्रॉ से लेने के लिए उसको क्या कहते हैं कि आयरन को स्ट्रॉ से लिया जाए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इट इज करेक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। So next is a client with small cell lung cancer is being treated with etoposide. The nurse monitors the client during administration, knowing that which adverse effect is specific to etoposide. अब देखो, अब एटोपोसाइड हमारी एक टोपो आइसोमरेज, देखो पेशेंट को है क्या, स्मॉल सेल लंग कैंसर है। अब स्मॉल सेल लंग कैंसर, अब पूरा यहाँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता, बट व्हेन आई विल मेक द वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट। स्मॉल सेल लंग कैंसर है पेशेंट को, और उसके लिए एटोपोसाइड एक हमारी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है। किस क्लास की है वो मैं बता देता हूँ, टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स की, ठीक है। तो टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स के क्लास की ये ड्रग है। एंड इसके अलावा ये दे रहे, तो नर्स ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है जो स्पेसिफिक है इस ड्रग के लिए। एलोपेशिया यानी कि बाल झड़ना, चेस्ट पेन छाती में दर्द होना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देखो सबसे पहली बात, जिसने ऑन्कोलॉजी नहीं पढ़ रखी उससे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसने पढ़ रखी है उसको शायद थोड़ा आइडिया लगा के वो कर ले क्वेश्चन को सॉल्व। देखो एलोपेशिया जो होता है, अब आई एम टेकिंग दैट किसी ने भी नहीं पढ़ रखी तो मैं उस हिसाब से समझाता हूँ। एलोपेशिया जो होता है वो कोई भी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग हो, सिस्प्लेटिन हो, इटोपोसाइड हो, 5-FU हो, 5-फ्लोरोयूरेसिल हो, है ना, इसके अलावा हमारी ब्लियोमाइसिन हो, बुसल्फान हो, कोई भी हो, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन हो, सारी के सारी हमारी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स एलोपेशिया कराती हैं, बाल झड़ते ही झड़ते हैं, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। चेस्ट पेन इटोपोसाइड नहीं कराती, ठीक है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस 2 ड्रग्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हमारा एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराता है हमारा एक ब्लियोमाइसिन, ठीक है, और एक बुसल्फान, 2 तरीके के ड्रग्स हैं। नंबर 1 पे कराती है हमारा ब्लियोमाइसिन एंड सेकंड नंबर पे कराती है बुसल्फान। ये 2 ड्रग्स है जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराती हैं हमारी, या लंग फाइब्रोसिस कह सकते हैं जिसे हम। एंड लास्ट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज स्पेसिफिक टू एटोपोसाइड या फिर टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है ये, डी इसका आंसर होगा, डी, ठीक है। अगले पे चलते हैं। देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन अगला क्या है। अ क्लाइंट विद मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर इज रिसीविंग टैमोक्सिफेन सिट्रेट, व्हिच लैब इन्वेस्टिगेशन विल द नर्स ऑर्डर पीरियोडिकली फॉर दिस क्लाइंट। हमारे क्लाइंट को मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, वो टैमोक्सिफेन ले रहा है, टैमोक्सिफेन सिट्रेट की थेरेपी ड्रग पे है। तो ऐसी कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन है जो नर्स को पीरियोडिकली करवानी चाहिए। अब टैमोक्सिफेन सिट्रेट हमारी जो क्या कहते हैं एक ईस्ट्रोजन मॉड्यूलेटेड ड्रग है। तो इन ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स को हम देते हैं जो प्री मेनोपॉजल होते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वालों को हम लेट्रोजोल एक ड्रग आती है वो देते हैं। एंड देन अगर ईस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट है वो ट्यूमर तो हम ट्रस्टुजुमाब करके एक ड्रग आती है वो देते हैं हम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इसका क्या आंसर होता है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो टैमोक्सिफेन वाले पेशेंट्स को हमें जनरली करानी चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए, CS। इसका सी ऑप्शन है, सीरम कैल्शियम लेवल, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ग्लूकोज लेवल एंड पोटेशियम तीनों से ही ज्यादा टैमोक्सिफेन सिट्रेट का कोई लेना देना नहीं है ना। एंड क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है तो इसलिए पोटेशियम लेवल वैसे थोड़ा बढ़ता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सेल डेथ होती है तो कैंसर पेशेंट्स के अंदर ड्यूरिंग द ड्रग कीमोथेरेपी
तो वो बढ़ता चढ़ता रहता है, बट स्पेसिफिक टू दिस इज सीरम कैल्शियम लेवल। बाकी दोनों रिलेटेड नहीं है, ना प्रोथ्रोम्बिन ना ही ग्लूकोज लेवल। 13th is a client diagnosed with DK, diabetic ketoacidosis, comes to the emergency department. What all manifestation would the nurse notice? Select all that apply. अब DKA का पेशेंट है, DKA के पेशेंट के अंदर नर्स क्या क्या नोटिस करेगी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर? देखो, इंक्रीज इन पीएच, कोमाटोज स्टेट, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डीप रैपिड ब्रीदिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। देखो, अब इसको भी दोनों तरीके से करा जा सकता है, नॉर्मल भी आता है तो भी, या नहीं आता तो एलिमिनेशन से भी। देखो, इंक्रीज इन पीएच, अगर डीके हो रहा है तो पीएच तो इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है, पीएच तो कम ही होगा, है ना। इसके अलावा कोमाटोज स्टेट, कोमाटोज स्टेट देखते हैं हो सकती है कि नहीं हो सकती। थर्ड इज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब डीके है तो ब्लड ग्लूकोज तो पक्का इंक्रीज होगा, मतलब सी तो है ही। फोर्थ इज डीप रैपिड ब्रीदिंग। अब डीके के अंदर कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन नामक एक चीज होती है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, तो वो भी इसके अंदर होगी, तो डीप रैपिड ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर कभी भी यूरिन आउटपुट कम नहीं होता, हमेशा ज्यादा ही होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स, है ना, क्योंकि ग्लूकोज एक्ट्स एज अ ऑस्मोलिटिक एजेंट, तो वो ज्यादा वाटर आउट कराता है, तो इस वजह से इनकी यूरिनेशन इंक्रीज रहती है। तो इसके हमारे ऑप्शन हो गए कोमाटोज स्टेट, यस बी ऑप्शन। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को टाइम पे ठीक नहीं किया गया तो पेशेंट कोमाटोज स्टेट के अंदर जा सकता है, इसलिए बी भी इसका ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सी एंड डी। यस, बी, सी एंड डी इसके ऑप्शन होंगे। अब नेक्स्ट इज a client is admitted to the emergency department and is diagnosed with mixed edema, but with nursing intervention will the nurse carry out initially? मिक्स इडीमा अब हमारी क्या होता है, मिक्स इडीमा और मिक्स इडीमा कोमा इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर एक लेटर स्टेजेस के अंदर, लेटर स्टेजेस क्या मतलब कि जिस अनट्रीटेड, अगर हमको अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म को अगर जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम कहते हैं मिक्स इडीमा कोमा। तो उसके अंदर सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करी जाएगी? वार्म द क्लाइंट, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन, या फिर एडमिनिस्टर फ्लूइड्स। अब देखो, ये चारों ही करनी होती है हमें, बट किस प्रायोरिटी पे करनी होती है, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी चौथी कौन सी, वो डिपेंड करता है बस इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग पॉज करके सोचिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर है बी, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। यस, बी ही इसका ऑप्शन है। अब बी क्यों है? देखो, वार्म द क्लाइंट इसलिए दे रखा है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, उनको ठंड ज्यादा लगती है, तो इसलिए वार्म द पेशेंट का ऑप्शन है, ठीक है। एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन वो भी करना है, एडमिनिस्टर फ्लूइड्स वो भी करना है, बट सबसे पहले हम एयरवे पेटेंट करेंगे। क्यों? एयरवे अगर पेटेंट होगा तो आदि उसकी एंशियसनेस एंड बाकी सब चीजें वैसे ही ठीक हो जाएगा, कोमा के अंदर पेशेंट जाने से बच सकता है। मिक्सेडिमा का पूरा नाम है मिक्सेडिमा कोमा, ठीक है। तो पेटेंट एयरवे, पहले एयरवे पेटेंसी एबीसी के सीएबी के हिसाब से पहले एयरवे पेटेंट करेंगे हम, उसके बाद हम उसको फ्लूइड चढ़ाएंगे, देन वार्म द क्लाइंट एंड फ्लूइड्स वगैरह एक साथ हो सकता है, उसके बाद देन थायराइड हार्मोन इमीडिएटली बाद में एडमिनिस्टर करेंगे हम, बट सबसे पहले पेटेंसी ऑफ द एयरवेज टू बी मेंटेन्ड, हेंस बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स teaches a client with diabetes type 2, diabetes mellitus type 2, about the difference between ketoacidosis and hypoglycemia. The patient demonstrates the understanding of the teaching when he states that a form of glucose needs to be taken when all of these symptoms are present. Select all that apply. अब देखो, इस क्वेश्चन को ना पॉज करके ध्यान से पढ़ना। नर्स क्या कर रही है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का एक पेशेंट है, उसको समझा रही है कीटोएसिडोसिस और हाइपोग्लाइसीमिया के बीच में डिफरेंस, ठीक है। द नर्स एंड द पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स अंडरस्टैंडिंग, द पेशेंट बताता है कि हाँ भाई मैं समझ गया, है ना, कि आपने क्या क्या मुझे बताया, तो मुझे किस टाइम पे किस फॉर्म का ग्लूकोज लेना है, जब मतलब ऐसे कौन से सिम्टम नजर आए कि मुझे एक ग्लूकोज नामक पदार्थ, जैसे कोई ऑरेंज जूस हो गया या फिर कुछ बनाना हो गया या बिस्किट हो गया, है ना, या ग्लूकॉन डी हो गया, ऐसी कौन सी चीज लेनी है जब इनमें से कौन से सिम्टम मुझे नजर आए। मतलब कि इन शॉर्ट वो डिफिकल्ट भाषा में हमसे पूछ रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या है ना। हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा तभी हम कोई ना कोई ग्लूकोज वाली इसको चीज देने को एकदम कहेंगे ना इमीडिएटली, तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया के वो सिम्टम्स पूछ रहा है, एकदम आसान भाषा में पूछा जाए।
पॉलीयूरिया, शेकीनेस, पैल्पिटेशन, ब्लड विजन या लाइट हेडेडनेस या फिर फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ। देखो पॉलीयूरिया तो हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया में होता है। ब्लड विजन नहीं होगा, ब्लड विजन इसमें नहीं देखी जाती, इसमें डबल विजन होती है। फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ डीके के अंदर होती है, तो इसलिए ये भी नहीं होगी। बच्चे हमारे तीन ऑप्शन, शेकीनेस, पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस, ये तीनों विल बी द आंसर बी, सी एंड ई। देखते हैं यही है। अब ये क्यों है, देखो जब हमारे हाइपोग्लाइसीमिया हम तब कहते हैं जब पेशेंट या किसी का भी पेशेंट, क्या हमारा मेरा तुम्हारा किसी का भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg पर डेसीलीटर से कम चला गया तो उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इसी वजह से इस हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम हमारे सबसे पहले कहते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज परस्पिरेशन, है ना, एकदम स्वेटिंग होना, चक्कर आ जाना, है ना, ऐसे लगना कि बेहोश से हो रहे हैं, शेकीनेस होना थोड़े से, है ना, हाथ पैर कांपना, हार्ट टैकीकार्डिया सा होना, है ना, इसी वजह से शेकीनेस है। पैल्पिटेशन यानी कि हार्ट का जैसे धक धक करना, टैकीकार्डिया, एंड लाइट हेडनेस यानी कि चक्कर वक्कर से आना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। स्वेटिंग होता तो स्वेटिंग भी उसका ऑप्शन चला जाता, वो भी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट with hypophysectomy. The nurse notices clear nasal discharge during the post-op period. What initial nursing care should the nurse do? सॉरी यार अगर मेरी स्पीड तेज हो गई हो, मैंने भी थोड़ा जल्दी पढ़ दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में देखता हूँ, थोड़ा स्लो करता हूँ। अब क्वेश्चन है कि अभी अभी एक पेशेंट की हाइपोफाइसेक्टमी हुई है। हाइपोफाइसेक्टमी हमारी क्या होती है, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा, है ना, जो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। द नर्स नोटिसेस, हाइपोफाइसेक्टमी के बाद द नर्स नोटिसेस क्लियर नेसल डिस्चार्ज, नॉस्ट्रल से उसकी क्लियर डिस्चार्ज यानी पानी सा आ रहा है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑप पीरियड। व्हाट इनिशियल नर्सिंग केयर शुड द नर्स डू? इनिशियली नर्स को क्या करना चाहिए? लोअर द हेड ऑफ द पेशेंट, वही सर को नीचे करो ताकि डिस्चार्ज बाहर हो जाए पूरी। टेस्ट द ड्रेनेज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, सेंड द ड्रेनेज सैंपल फॉर कल्चर, कल्चर के लिए भेज दो उसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, देखते रहो थोड़ी देर और मॉनिटर करो, आधे एक घंटे बाद अगर ब्लड आ जाए तो फिर डॉक्टर को जाके बता दो। देखो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टेस्ट द ड्रेनेज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। देखते हैं, यस इट इज बी। अब ये क्यों है, देखो क्योंकि जो क्लियर डिस्चार्ज का, देखो सबसे पहली बात लोअर द हेड ऑफ द बेड तो हमें नहीं करना, ठीक है, अगर वो ब्लीडिंग वगैरह तो तब करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग का तो जिक्र ही नहीं है इसके अंदर। टेस्ट द ड्रेनेज सैंपल फॉर, सेंड द ड्रेनेज सैंपल फॉर कल्चर। डिस्चार्ज का कलर देखो क्लियर है, अगर वो येलोइश कहता है या कुछ कहता तो हम उसे कल्चर के लिए भेज सकते थे, ठीक है, क्लियर डिस्चार्ज है ना। कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज, अब भाई डिस्चार्ज हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना, तो उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ग्लूकोज के लिए इसीलिए भेजेंगे ड्रेनेज के सैंपल को, क्यों? क्योंकि जो क्लियर नेसल डिस्चार्ज अगर आ रही है, क्योंकि जनरली जो हाइपोफाइसेक्टमी होती है वो यहाँ से होती है, यहाँ ट्रांसफेनोइडल हमारी हाइपोफाइसेक्टमी होती है, यहाँ से लिप के, यहाँ से बॉर्डर से लेके अंदर तक जाती है, जो हमारा जो वो कहते हैं डिवाइस होता है हमारा सर्जरी का। तो इस वजह से अगर वहां पे कुछ ब्रेन के अंदर कुछ ओपनिंग रह गई है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी है जो कि जो ड्रेन कर रहा है, सीएसएफ ड्रेन कर रहा है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उस वो ड्रेन कर रहा है, तो हमारी डिस्चार्ज हमारे हमेशा क्लियर दिखती है, पानी जैसी दिखती है। तो उस डिस्चार्ज को चेक करने, क्योंकि सीएसएफ हैज ग्लूकोज, सीएसएफ हैज गुड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो इसलिए अगर वो ग्लूकोज उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि हाँ भाई ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, ना ही ये ब्लड वाली है, ना ही ये कोई इन्फेक्शियस है, दिस इज सीएसएफ। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हमारा लीक नहीं होना चाहिए, वो इमीडिएटली फिर उसको ओटी में ले जाएंगे या जो भी करेगा वो डॉक्टर सर्जन का काम है, बाकी बाद में, बट हमें इमीडिएटली ड्रेनेज को ग्लूकोज के सैंपल के लिए टेस्ट करने के लिए भेजना ही भेजना है, ये इसका ऑप्शन है बी। 17th question is the nurse is caring for a client diagnosed with SIADH and has a serum sodium level of 118 milliequivalent per liter. Which primary healthcare prescription would the nurse anticipate to receive? Select all that apply. अब SIADH था, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि SIADH के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होता है, यहाँ पे वही सोडियम लेवल देखो 118 कम है। अब कौन सा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जो मतलब या कौन सी ऐसी दवाई है, क्या ऐसी चीज है जो डॉक्टर लिख के देगा नर्स को कि ये भाई दे दो उसको, ठीक है। देखो पहला है इनिशिएट 3 ml NaCl इन्फ्यूजन,
एडमिनिस्टर फ्यूरोसमाइड, restrict fluid to 800 ml per day, elevate the head into high Fowler position, administer vasopressin antagonist drug। सबसे पहले देखो इनिशिएट 3% NaCl, NaCl क्योंकि ऑलरेडी सोडियम कम है तो NaCl तो हमें देना ही देना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड IV फ्यूरोसमाइड, फ्यूरोसमाइड हम नहीं देते इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जो अगर हमने जो कॉज है उसको ठीक कर दिया SIADH वाले कॉज को, तो उसकी फ्यूरोसमाइड की हमें जरूरत, फ्यूरोसमाइड इसमें हम नहीं देते। थर्ड इज रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक टू 800 ml पर डे, फ्लूइड इनटेक को हमें 800 ml पर डे पे कर देना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो रहा है। और फ्यूरोसमाइड ना देने का एक और कारण भी है, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम का लेवल कम है, तो अगर हमने फ्यूरोसमाइड दे दिया वो पानी के साथ साथ सोडियम भी बाहर निकाल देगी, है ना, क्योंकि वो डीसी उस पर एक्ट करती है, लूप ऑफ एनले पे एक्ट करती है, लूप डायरेटिक है फ्यूरोसमाइड, तो वो सोडियम भी और ज्यादा सोडियम बाहर निकाल देगी, इस वजह से भी हम फ्यूरोसमाइड नहीं देते हैं। थर्ड हो गया, मैंने बता दिया। फोर्थ इज एलिवेट द हेड एंड, हेड एंड इतना एलिवेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, हाई फॉरवर्ड पोजीशन पे थोड़ा बहुत हेड एलिवेट 10-15 डिग्री करो, लो फॉरवर्ड जितना उतना बहुत है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, अब एडीएच का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, है ना, या फिर आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, एवीपीपी कहते हैं उसे, तो इसे उसका एंटागोनिस्ट है, डोलपेप्टाइन वगैरह देंगे तो इसलिए वो फिर उसको काउंटरैक्ट करके देन कंडीशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन हमारे होंगे ए, सी एंड ई। ACE इसका ऑप्शन होंगे। Next is a client with Addisonian crisis is being admitted to the ICU with all findings will be seen in the patient, select all that apply। अब देखो एडिसोनियन क्राइसिस का पेशेंट है, एडिसोनियन क्राइसिस मतलब कि एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज के अंदर हमारा क्या होता है, एडिसन्स एक होता है हमारा कुशिंग सिंड्रोम, एड्रेनल ग्लैंड के दो डिजीज होते हैं हमारे मेन, एक होता है हमारा कुशिंग सिंड्रोम, दूसरा होता है हमारा एडिसन डिजीज। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, एडिसन डिजीज के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल एकदम कम हो जाते हैं, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे कौन है, कॉर्टिसोल एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे एल्डोस्टेरॉन मेन जो होता है, और 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन तो इतना नहीं है, 11 डीऑक्सी इतना कुछ 1% होता है सिर्फ, मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरॉन। तो ये जो तीन हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो ये तीनों हमारे आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के अंदर। एडिसन क्राइसिस के अंदर क्या होता है, या एडिसन डिजीज के अंदर इन तीनों के लेवल एकदम कम हो जाते हैं। तो कौन कौन से फाइंडिंग्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी, सिम्टम्स, हाइपोटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरक्लैसीमिया, इन 5 में बताना कौन कौन से दिखेंगे। देखो जब एडिसन क्राइसिस के अंदर हमारा जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड को लेकर चलते हैं, पहला ऑप्शन हाइपोटेंशन, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारा जितना वो होता है हमारा एल्डोस्टेरोन होता है, अगर एल्डोस्टेरोन का हमारा काम क्या होता है, सोडियम एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब कराना एंड पोटेशियम को बाहर करना, बट इसके अंदर हमारा क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करा ही नहीं पाएगा, जब वो है नहीं तो वो बाहर जाते रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। इसके हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सोडियम बाहर जा रहा है ना। ल्यूकोसाइटोसिस इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हाइपरकैलेमिया होगा, क्यों, क्योंकि वो पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता जाएगा ना बॉडी के अंदर, पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं होता। हाइपरकैल्सीमिया कोई लेना देना नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड डी, ये दो इसका ऑप्शन होंगे। हाइपोटेंशन होने का दूसरा कारण ये भी है क्योंकि जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, कॉर्टिसोल एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन, वो हमारे ब्लड वेसल्स की वेस्कुलैरिटी को भी मेंटेन करता है, इस वजह से भी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, तो दोनों रीजन होते हैं हाइपोटेंशन के। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए एंड डी है भाई। नेक्स्ट इज a client with diabetes DM type 1, diabetes mellitus type 1 who takes NPH insulin daily in the morning, calls the nurse to report recurrent episodes of hypoglycemia while exercising। पेशेंट DM type 1 का है, NPH इंसुलिन जो न्यूट्रल प्रोटामिन हेगेडॉन होता है हमारा, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है हमारा, ये जो दिन में 2 बार लेना होता है, ठीक है, जनरली 12 घंटे की एक डोज होती है इसकी, तो वो लेता है मॉर्निंग में रोज, एंड देन बट उससे वो रिकरेंट उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जब वो ग्लूकोज चेक करता है तो उसका हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है या कुछ हो जाता है, चक्कर वक्कर आते हैं उसको एक्सरसाइजिंग के दौरान। तो नर्स उसे फिर क्या कहते हैं बताती है कि नर्स उसको एडुकेट करती है, और कौन सी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि पेशेंट अब समझ गया कि एनपीएच इंसुलिन के हिसाब से एक्सरसाइज कब करनी है या फिर एक्सरसाइज कब नहीं करनी। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहला है आई शुड नॉट एक्सरसाइज एज आई एम ऑन इंसुलिन थेरेपी, मुझे क्योंकि मैं इंसुलिन थेरेपी भी हूँ, मेरी शुगर बढ़ती रहती है,
तो मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आई शुड डू एक्सरसाइज 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाने के 1 घंटे बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज इज मिड टू लेट आफ्टरनून। फोर्थ इज एनपीएच इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सो आई शुड एक्सरसाइज इन द इवनिंग। देखो पहला और चौथा तो वैसे ही हट गया, आई शुड नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज देखो करनी चाहिए। डायबिटीज मिलेटिस का मैनेजमेंट ही होता है, एक्सरसाइज डाइट एंड ड्रग्स तीनों पे बेस्ड रहता है। इंसुलिन ड्रग्स में आ गया। फोर्थ है हमारा, फर्स्ट तो ऐसे इसलिए ओमिट हो गया। फोर्थ इज एनपीएच शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता नहीं, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है वो। शॉर्ट एक्टिंग इज रेगुलर इंसुलिन, वेरी शॉर्ट इज दूसरे वाले जो हमारे लिस्ट वो आते हैं, दूसरे और जो आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। देन हमारे ऑप्शन बचते हैं बी एंड सी। आई शुड एक्सरसाइज 1 आवर आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज फ्रॉम मिड टू लेट आफ्टरनून। देखो इसका आंसर हमारा है बी, आई शुड एक्सरसाइज 1 आवर आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ठीक है, बी है। अब ये क्यों है, देखो बी इसलिए है क्योंकि जब हमें एक्सरसाइज तब करनी चाहिए जब जो ग्लूकोज है हमारा वो हमारा ब्लड में हो, खाना खाने के बाद, यानी कि 1 से 1.5 घंटे बाद, जब वो ब्लड के अंदर हो, है ना कि ऑलरेडी वो सेल के अंदर जा चुका हो। क्योंकि एनपीएच इंसुलिन काम ही कुछ घंटे बाद करता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में लेता है पेशेंट इंसुलिन को, इसीलिए अगर वो आफ्टरनून के आसपास करेगा तब तक तो भाई इंसुलिन ऑलरेडी ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा चुका होगा। अगर वो फिर एक्सरसाइज करेगा तो जितना भी, क्योंकि एक्सरसाइज इनिशिएट्स द ग्लूकोज प्रोडक्शन और द वर्किंग ऑफ द ग्लूकोज, है ना, और एक्सरसाइज से ही सेल्स का ग्लूकोज खत्म होगा, क्योंकि सेल वर्क करेंगे ना चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज करे। तो इसी वजह से मिड टू लेट आफ्टरनून में तो इंसुलिन ऑलरेडी जो ग्लूकोज खाने के बाद वाला होगा वो ऑलरेडी सेल के अंदर होगा। अब वो और एक्सरसाइज करेगा तो और इंसुलिन एक्ट करेगा, और इंसुलिन एक्ट करने के लेकिन खाना नहीं खाया हुआ होगा, इसलिए उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। इस वजह से थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, खाने के 1 घंटे बाद उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is the nurse is performing an assessment on a client with pheochromocytoma. pheochromocytoma, ठीक है। अब किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, pheochromocytoma इज हमारा ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला जहां से हमारे निकलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये तीनों निकलते हैं, ठीक है। Which assessment data would indicate a potential complication related to the disease? ऐसी कौन सी असेसमेंट डेटा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रही है इस डिजीज की। सबसे पहला है यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml, कोएगुलेशन टाइम ऑफ 5 मिनट्स, हार्ट रेट ऑफ 90 BPM एंड इज इरेगुलर, बर्न लेवल ऑफ 20 mg पर डेसीलीटर। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इसको इजी बनाते हैं, चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml पर आवर, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml पर आवर नॉर्मल है, 30 ml से कम नहीं होना चाहिए, 30 ml से ज्यादा होनी चाहिए, तो 50 ml पर आवर नॉर्मल है। कोएगुलेशन टाइम ऑफ 5 मिनट्स, 2 से 8 मिनट या 3 से 9 मिनट नॉर्मल रहता है, ये भी नॉर्मल है। फोर्थ इज बर्न लेवल ऑफ 20 mg पर डेसीलीटर, बर्न लेवल नॉर्मल होता है 8 से 21 mg तक का, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब बचा क्या, थर्ड, हार्ट रेट ऑफ 90 BPM एंड इज इरेगुलर। अब देखा जाए तो 60-100 के बीच में एडल्ट की हार्ट रेट भी नॉर्मल मानी जाती है, बट यहाँ पे इरेगुलर वर्ड प्रेजेंट आ गया। इरेगुलर मतलब कि किसी टाइप का डिसरिथमिया या एरिथमिया हो रहा है उसे, इसी वजह से इसका आंसर सी जाएगा। अब ये यहाँ पे डिसरिथमिया या एरिथमिया का हमने कैसे लगाया कि भाई जरूरी है कि एरिथमिया हो ही रहा हो, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर एड्रिनल मेड्यूला का ट्यूमर होता है, या एड्रिनल मेड्यूला के अंदर हमारे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं जो कि हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के टाइम पे एडीआर ही होता है जो हार्ट रेट बढ़ाता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे बाकी दिन फिर कम भी वही दूसरी हिसाब से वही होता है, ठीक है। इसीलिए एडीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हार्ट रेट एज वेल। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम हो जाएगा तो इसी वजह से वो हार्ट रेट इरेगुलर होता है एंड देन डिसरिथमिया हो रहा है पेशेंट को, दैट्स व्हाई सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट इज द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली अब क्या होता है हमारा, देखो 2 तरीके के पिट्यूटरी के ट्यूमर होते हैं हमारे, एक अगर वो क्या कहते हैं
एडल्ट्स के अंदर हमारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली, और अगर बच्चों के अंदर हो जाए तो हम उसको कहते हैं गिगैंटिज्म। ठीक है, तो ये एडल्ट है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम एक्रोमेगेली कह रहे हैं। हैज अंडरगॉन ट्रांसफेनोइडल हाइपोफाइसेक्टमी, वही आ गया, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इज करंटली इन द आईसीयू, which findings if present would alert the nurse for the presence of a potential complication। कौन सी फाइंडिंग ऐसी कोई प्रेजेंट है तो बताएगी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। पहला एंजाइटी, ल्यूकोसाइटोसिस, पॉजिटिव चोस्टिक साइन, यूरिन आउटपुट ऑफ 800 ml पर आवर, क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। देखो ल्यूकोसाइटोसिस का कोई रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव चोस्टिक साइंस कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड है, बट हाइपोकैल्सीमिया का पिट्यूटरी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ल्यूकोसाइट देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। एंजाइटी ठीक है, हो भी सकती है। ल्यूकोसाइटोसिस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बाकी वैसे देखते हैं कि नहीं है। ठीक है, यूरिन आउटपुट ऑफ 800 ml पर आवर। ठीक है, यूरिन आउटपुट ऑफ 800 पर आवर है, पर आवर तो यार बहुत ज्यादा है पर आवर के हिसाब से तो ना 800 ml, तो अब ये क्यों है, ये भी पिट्यूटरी से रिलेटेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है, ये एडीएच की वजह से। ठीक है, अगर एडीएच कम आ रहा है तो पानी यूरिन बाहर ज्यादा जाता जाएगा ना, डायबिटीज इंसिपिडस वाली कंडीशन आ जाएगी। और क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, वही जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर सीएसएफ लीक कर रहा है तो क्लियर ड्रेनेज जाएगी नॉस्ट्रिल्स से, तो इस वजह से डी एंड ई तो होगा ही होगा। इसके हिसाब से देखते हैं बी है ए है, बी डी ई होगा वैसे इसका, हाँ बी डी एंड ई। एंग्जाइटी तो देखो कॉमन रह जाती है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, हमारी कॉम्प्लिकेशन जाती है ल्यूकोसाइटोसिस अगर हो रहा है, डब्ल्यूबीसी लेवल बढ़ रहा है, टीएलसी लेवल, तो वो इन्फेक्शन इंडिकेट करती है, एंड सी एंड डी का मैंने बता ही दिया है। एंग्जाइटी नॉर्मली कोई ऐसा कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगी। A client is admitted to the ICU following thyroidectomy, थायराइड का उसका थायराइड हटा दिया हमने सर्जरी से ड्यू टू whatsoever reason, but is a priority assessment of the client। हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, हॉर्सनेस, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, एडिमा एट द सर्जिकल साइट, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइडर। अभी हमें चारों चीजें करनी है। ठीक है, ये मैं बताया तो चारों चीजें करनी जरूरी होती है। हॉर्सनेस भी, क्योंकि अगर हॉर्सनेस है तो इससे पता चलता है लैरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है। डिक्रीज सीरम कैल्शियम है, ये भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि इससे ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। डिक्रीज सीरम कैल्शियम क्यों? क्योंकि थायराइडेक्टमी हुई है, थायराइड हट गया तो पीछे पैराथायराइड भी हट गए, इस वजह से वो डिक्रीज सीरम कैल्शियम होगा ही होगा। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइडर, स्ट्राइडर मतलब कि जो हमारा अपर एयरवे है ट्रेकिया के आसपास वाला जगह, वो कंस्ट्रक्शन हो गया है, ये भी करना जरूरी है। एडिमा एट द सर्जिकल साइट, एडिमा है तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बट इसका आंसर हमारा सी जाएगा, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्राइडर। यस, सी इज द आंसर, है ना। अब सी आंसर क्यों होगा? क्योंकि बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्राइडर इज रिलेटेड टू द एयरवे फर्स्टली। ठीक है, तो इसी वजह से एयरवे हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए सबसे पहले हम स्ट्राइडर के प्रेजेंस को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट इज टेकिंग लेवोथायरॉक्सिन, द नर्स वुड टीच हिम टू रिपोर्ट व्हाट मैनिफेस्टेशन इफ ही प्रेजेंट्स विद। लेवोथायरॉक्सिन हमारी थायरोनॉम होती है या फिर एल्ट्रोक्सिन होती है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करी जाती है। तो ऐसी कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो नर्स उसको बताएगी कि अगर तुम्हें हो तो बताओ आके। फटीग, ट्रेमर्स, कोल्ड इंटॉलरेंस, एक्सेसिवली ड्राई स्किन। देखो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, थकावट, है ना, थकावट होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, थोड़ा फैटी लिवर होता है ना, इसके इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वेट गेन होता है, ये सारे होते हैं। एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड लगती है उन्हें, स्किन एकदम ड्राई होती है, ब्रिटल हेयर हो जाते हैं, ये सारे हमारा हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स की कुछ मैनिफेस्टेशंस होती हैं, है ना। बट ट्रेमर्स इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म। ट्रेमर इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेशेंट हैविंग हाइपरथायराइडिज्म। अब अगर वो लेवोथायरॉक्सिन ले रहा है और उसे ट्रेमर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है उसने दवाई ज्यादा ले ली है, या उसकी अगर वो दवाई उसने ज्यादा नहीं भी ली है तो बॉडी के अंदर थायराइड का लेवल ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वो एक सूडो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन बन रही है उसकी बॉडी में, विच इज कॉजिंग दोज ट्रेमर्स। सो इसका आंसर बी होगा। यस, बी इज द आंसर। Next question is, a client with diabetes mellitus visits the clinic to report that previously his blood sugar was controlled well with glyburide daily, but recently he is seeing increased level of glucose greater than 180 mg per deciliter. Which medication would be causing this hyperglycemia?
सिंपल सा क्वेश्चन है। पेशेंट कह रहा है पहले मेरी डायबिटीज जो डीएम टाइप 2 था मेरा, या टाइप 1 जो भी है, टाइप 2 होगा वैसे तो, ग्लाइब्रोइड अगर ओरल ओएच पे है तो ग्लाइब्रोइड पे ठीक चल रहा था, बट रिसेंटली कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरी 180 से ऊपर ही ऊपर रही जा रही है, वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। तो इसकी ऐसी, क्योंकि और मैं साथ में कुछ दवाइयां ले रहा हूँ, तो इनमें से बताइए कौन सी ऐसी दवाई है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया कर सकती है। देखते हैं, एटिनोलोल, प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन, फेनेल्जीन या फिर एलोपिरिनॉल। अब देखो इन चीजों के बारे में हमें फार्मा का पढ़ना जरूरी है या फिर एंडोक्राइन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, तभी आएगा। ठीक, इन दोनों में से कोई एक करोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, दोनों करोगे तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, दोनों करने जरूरी है, वैसे दोनों करो ज्यादा अच्छी बात है। एटिनोलोल हमारी एक बीटा ब्लॉकर है, इसका ये हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेट नहीं करती, कोई इंट्रैक्शन नहीं है इसका ग्लूकोज से। फेनिलजीन, इसका भी कोई रिएक्शन नहीं है। एलोपिरिनॉल हमारी यूरिक एसिड को कम करने की ड्रग है। ठीक है, तो एलोपिरिनॉल का भी कोई नहीं। द सेकंड वन इज प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन। इट इज अ व्हाट, इट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का पूरा अच्छे से पढ़ना है ना किस दिन, नहीं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूं प्रेडनिसोलोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर। तो प्रेडनिसोलोन ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल विच इज कॉजिंग द हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसका आंसर बी होगा। यस, बी इज द आंसर। Next question, a daily dose of prednisolone is prescribed to the client. What would be the best time the nurse would tell the patient to take the dose? प्रेडनिसोलोन एक पेशेंट को दी गई है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी गई है, तो कौन सा बेस्ट टाइम होगा, नर्स उसको बताएगी कि इस टाइम पर आपको प्रेडनिसोलोन लेनी है। लेट मी फोकस द कैमरा। यस, नाउ इट इज गुड वन। ठीक है, तो प्रेडनिसोलोन रात में, एट नून मतलब दोपहर में, बेड टाइम पे सोते टाइम, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, एनी टाइम बट एट सेम टाइम ईच डे। कभी भी ले लो बट एक टाइम फिक्स कर लो। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है, तो इसका आंसर पॉज करके सोचिएगा, तब तक मैं बताता हूं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, अर्ली मॉर्निंग। यस, अब सी क्यों है, क्योंकि जो नॉर्मली हमारा स्टेरॉइड प्रोडक्शन होता है ना, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर इन अ नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल, वो होता है सुबह सुबह 8 बजे के आसपास। इसीलिए कहा गया है वो अगर सुबह सुबह लेंगे अर्ली मॉर्निंग तो वो मिमिक करेगा एज ए नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल बाय द बॉडी इटसेल्फ, तो वो और अच्छे से काम करेंगे सेल्स। इसीलिए सी इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नून बेड टाइम पे कुछ नहीं है और डी भी नहीं है इसका ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा है 26 क्वेश्चन। द नर्स इज प्लानिंग टू टीच अ क्लाइंट विद GERD, that is gastroesophageal reflux disease, regarding the food items to avoid. What all items should the nurse include? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक GERD का पेशेंट है, GERD का पेशेंट है, नर्स उसे टीचिंग एजुकेशन दे रही है कि कौन कौन सी आइटम उसको नहीं खानी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है। कॉफी, चॉकलेट, पेपरमिंट, सॉरी हाँ वट अवॉइड, हाँ ठीक है, कॉफी, चॉकलेट, पेपरमिंट, नॉन फैट मिल्क, स्क्रैम्बल्ड एग्स या फिर फ्राइड चिकन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग पॉज कीजिएगा एंड देन देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक तो कॉफी होगा, देन चॉकलेट, देखते हैं। यस, ए बी सी एंड एफ। देखो कॉफी एंड चॉकलेट तो पता है कैफीन है तो वो नहीं लेना, पेपरमिंट भी नहीं देते हम, फ्राइड चिकन भी हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि फ्राइड फूड है तो वो उतना ज़्यादा हैवी, क्योंकि क्या कहते हैं जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उस पर और प्रेशर पड़ेगा तो और ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होगा उसको, एंड बाकी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नॉन फैट मिल्क हम दे सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग हम दे सकते हैं आराम से। नेक्स्ट इज द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट 24 आवर्स आफ्टर अ cholecystectomy, मतलब रिमूवल ऑफ अ गॉल ब्लैडर। द नर्स determines that the drainage amount is 750 ml। जो टी ट्यूब है, टी ट्यूब के यहाँ टी ट्यूब मिस हो गया है लिखना, है ना। द नर्स डिटरमाइन, उसने टी ट्यूब के ड्रेनेज अमाउंट चेक करा है तो उसके अंदर 750 ml आया है और उसका कलर है ग्रीनिश ब्राउन कलर का है वो जो ड्रेन आया है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? क्लैम्प कर दो टी ट्यूब को, इरिगेट कर लो, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग या फिर नोटिफाई द सर्जन। ठीक है, इसका आंसर है हमारा डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स, सी। अब ये क्यों है? क्योंकि जो 24 आवर्स 24 से 48 घंटे का समय होता है उसके अंदर अगर हमारा ग्रीनिश ब्राउनिश कलर का ड्रेन आए
दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 500 से 1000 ml के बीच में अगर वो आता है तो वो नॉर्मल रहता है, इसलिए डॉक्यूमेंट करना है, सर्जन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इरिगेट क्लैंप हमें वैसे नहीं करना, मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट सस्पेक्टेड विद डायग्नोसिस ऑफ acute pancreatitis, but all manifestations are consistent with the disease, select all that apply। ठीक है, फर्स्ट इज डायरिया, ब्लैक टायरी स्टूल, hyperactive bowel sounds, bluish gray discoloration at the flank, abdominal guarding and tenderness, left upper quadrant pain that radiates to back। तो इन 6 हैं, तो इन 6 में से कौन कौन सा होना चाहिए? देखो, डायरिया पैंक्रियाटाइटिस से रिलेटेड नहीं है। ब्लैक टायरी स्टूल ये हमारे उसके अंदर होती है, अपर जीआई ब्लीडिंग के अंदर, तो ये भी नहीं है। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखते हैं होता है कि नहीं है। ब्लूइश डिस्कलरेशन एट द फ्लैंक बिल्कुल होती है हमारी क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं हमारा टर्नर, वो ग्रे टर्नर साइन है ना। और कलन साइन होता है हमारा अम्बिलाइकस के आसपास अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए तो, ठीक है। टर्नर साइन है वो, तो ये ब्लूइश डिस्कलरेशन एट द फ्लैंक को टर्नर साइन कहते हैं हम। एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस बिल्कुल होता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन दैट रेडिएट्स टू बैक बिल्कुल होता है। तो DEF यही इसके आंसर होंगे। देखो यही इसका आंसर है, ठीक है। A client has developed hepatitis A after eating a contaminated food. The nurse assesses the client for which expected assessment finding। हेपेटाइटिस ए हो गया एक पेशेंट को, उसने कुछ बाहर का गंद फंद खाया था, तो अब कौन सा ऐसा असेसमेंट फाइंडिंग है जो नर्स को पता चलेगा कि उससे हो रहा है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन या डिस्कम्फर्ट, मैलेज है, डार्क कलर्ड स्टूल है, या फिर वेट गेन है। तो हेपेटाइटिस है मतलब लीवर का इन्फेक्शन है, तो खुद सोचना पहले, देन मैं अभी प्रोसीड करता हूँ। पॉज करके खुद सोचिएगा 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। वेट गेन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लीवर की दिक्कत है तो खाना पीना तो वैसे नहीं हो पाएगा। डार्क कलर्ड स्टूल नहीं होगा, अपर जीआई ब्लीडिंग का साइन है। लीवर हेपेटाइटिस है लीवर की, और भी जॉन्डिस वगैरह की कंडीशंस के अंदर क्ले कलर्ड स्टूल आती है, याद रखिएगा। ए इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन, नहीं, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है। सेकंड मेलेज इज द आंसर। वीकनेस होती है हमेशा, जनरलाइज वीकनेस देखने को मिलती है लीवर के पेशेंट्स के अंदर। ऑप्शन बी इज द आंसर। The nurse is providing discharge instructions to a client following gastrectomy and would tell what instructions to prevent the dumping syndrome। ठीक है, एक डिस्चार्ज हो रहा है गैस्ट्रेक्टमी का, तो नर्स को ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए जिससे डंपिंग सिंड्रोम ना हो? अब डंपिंग सिंड्रोम आई होप सबको पता होगा, ये तो GIT सबसे पहले ही पढ़ लेते हैं, सब GIT का सबको पता होता है जनरली। तो डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्योंकि स्टमक वगैरह का गैस कट जाता है हिस्सा, तो उसके बाद जो एकदम से स्टमक खाली हो जाता है, क्योंकि स्टमक के अंदर ज्यादा कुछ डाइजेशन हो नहीं पाता, फिर इस वजह से उसको हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। 2 तरीके का होता है, अर्ली होता है, लेट होता है, ठीक है। तो इसके में पूछ रहा है कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए हमें जिसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम ना हो। डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन। एम्बुलेट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद चलो फिरो। ईट 3 heavy meals instead of small and frequent। लिमिट फ्लूइड इनटेक विद मील्स। ईट पेस्ट्रीज ओनली इफ दे आर होममेड। इसका आंसर हमारा होगा 3 लिमिट फ्लूइड इनटेक विद मील्स। हाँ, अब ये क्यों है कि देखो, खाने पीने के बाद चलेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा डाइजेस्ट होता है खाना, तो हमें खाने को धीरे डाइजेस्ट कराना है, ठीक है, लेट डाइजेशन कराना है खाने का, ज्यादा देर ताकि वो स्टमक में रहे। ईट 3 heavy meals, हैवी मील नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं जाएगा। ईट पेस्ट्रीज ओनली इफ दे आर होममेड, इतना एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट नहीं देना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना होता है पेशेंट को हमेशा, डंपिंग सिंड्रोम वाले को। थर्ड इज लिमिट फ्लूइड इनटेक विद मील। अब फ्लूइड इनटेक अगर हम कम पिएंगे खाने के साथ, तो उससे क्या होगा, खाना सॉलिड फॉर्म में ज्यादा जाएगा अंदर, है ना। जितना सिर्फ सलाइवेशन के थ्रू खाना मिक्स होगा वाटर के साथ उतना ही रहेगा, या खाने के अंदर थोड़ा बहुत पानी से मिलके बना होता है अपना नॉर्मल पानी। ज्यादा पानी फ्लूइड हम पिएंगे तो उतने ज्यादा डाइजेशन होगा, उतने ज्यादा फिर वो नीचे इंटेस्टाइन में पास थ्रू हो जाएगा। तो इस वजह से लिमिट फ्लूइड इंटेक करेंगे मील्स के, तो वो प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा डंपिंग सिंड्रोम को। रादर हम चलने के बजाय हम पेशेंट को बोलते हैं खाने के बाद लेट जाओ, आधा घंटा लेट जाओ, जिससे कि डंपिंग सिंड्रोम प्रिवेंट होता है काफी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट एपिसोड ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर सूज गया एक पेशेंट का, तो नर्स उसे असेस कर रही है
कौन कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जिससे पेशेंट सफर करेगा? फीवर, पॉजिटिव कलन साइन, कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन, वेग राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, palpable mass in the left upper quadrant, pain in the right upper quadrant after a fatty meal। तो देखो, सबसे पहले कोलिसिस्टाइटिस है, मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन है, तो फीवर होगा। पॉजिटिव कलन साइन नहीं होता, मैंने पहले बताया है, पैंक्रेटाइटिस, हेमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस का साइन है, तो बी नहीं होगा। कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन बिल्कुल होंगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर है तो बाइल जूस नहीं जा रहा, तो इंडाइजेशन होगी। वेग राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन नहीं होता। एपेंडिसाइटिस के अंदर होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट का पेन, मतलब वो नीचे हो जाता है, वो भी काफी, राइट लोअर क्वाड्रेंट का पेन इसमें नहीं होता। पैल्पेबल मास इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, नहीं, ये भी नहीं है। पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट आफ्टर फैटी मील, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि कोलिसिस्टाइटिस है, फैटी मील खाएगा तो और ज्यादा दर्द होगा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, लिवर हमारा यहीं सिचुएटेड होता है, तो यहाँ दर्द होता है ना। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन होंगे ए, सी एंड एफ। देखते हैं क्या आंसर। यस, ए, सी एंड एफ। हाँ, a client with severe Crohn's disease has just had an ileostomy creation surgery. The nurse assesses the client for which complication in the immediate post-op period. Crohn's disease का पेशेंट है। Crohn's disease हमें पता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की दो चीजें आती हैं हमारे, Crohn's disease एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। Crohn's disease के अंदर ही हमारी वो कोपल स्टोन वगैरह वाली अपीयरेंस वगैरह दिखती है, तो इस वजह से एक इलियोस्टोमी क्रिएशन हुआ है, सर्जरी हुई है इलियोस्टोमी बनाने के लिए, ओपनिंग एट द इंटेस्टाइन। तो उसके बाद इमीडिएट पोस्ट ऑप में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती है? सबसे पहला है फोलेट डेफिशिएंसी, अच्छा, फैट मेल एब्जॉर्प्शन, देखते हैं क्या है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल ए एब्जॉर्प्शन में दिक्कत, ये कुछ और था ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन को हटा दो एक बार, देखते हैं, ओमिट दिस ऑप्शन, ए, बी एंड डी देखते हैं सिर्फ। फोलेट डेफिशिएंसी, फैट मेल एब्जॉर्प्शन या फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखो, फोलेट डेफिशिएंसी तब होती है जब हमारा क्या कहते हैं, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर में ज्यादा कोई दिक्कत हो, या फिर एकदम ही क्या कहते हैं और कोई दिक्कत हो, इंटेस्टाइलियम वाले एरिया के अंदर है कुछ, है ना। बट यहाँ पे इलियोस्टोमी क्रिएशन है, तो इमीडिएट पोस्ट ऑप के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इमीडिएट पोस्ट ऑप में पूछ रहा है वो, ठीक है। फैट मेल एब्जॉर्प्शन ये भी नहीं होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इमीडिएट पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन इन आफ्टर द इलियोस्टोमी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये इलियोस्टोमी का था, तो हमें पता चल गया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, चाहे वो इमीडिएट पोस्ट ऑप में पूछे या फिर वैसे भी पूछे, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन इन द पेशेंट विद हु हैज बीन अंडरगोन इलियोस्टोमी सर्जरी, तो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कोलोस्टोमी का, तो कोलोस्टोमी की हमारी कॉम्प्लिकेशन होती है पैरास्टोमल हर्निएशन, ठीक है। नहीं, आई थिंक इट वाज मैं मेंशन कर दूंगा, मेरे ख्याल से तो यही है, इधर इट इज स्किन एक्सकोरिएशन और पैरास्टोमल हर्निएशन, ऐसा कुछ है, ठीक है, आई विल मेंशन हियर, ठीक है, कोलोस्टोमी की है, तो ऐसे है ये। नेक्स्ट देखते हैं अब, इसका तो डी है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो 33rd क्वेश्चन नेक्स्ट, द नर्स इज reviewing the lab reports of a patient diagnosed with liver cirrhosis and notes that the serum ammonia level is 85 mcg per deciliter. Which dietary selection will the nurse tell the client to eat? ठीक है। अब पेशेंट को लिवर सिरोसिस है एंड पेशेंट का अमोनिया लेवल 85 है, 85 mcg पर डेसीलीटर है, तो कौन नर्स क्या कहेगी पेशेंट को कि आप ये खा सकते हो, ठीक है। रोस्टेड पोर्क, चीज ऑमलेट, पास्ता विद सॉस या टूना फिश सैंडविच। अब देखो, लिवर सिरोसिस है, मतलब वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, अमोनिया लेवल दे रखा है, अमोनिया का नॉर्मल लेवल काफियों को नहीं पता होता, वो हो जाता है 10 से 80 होता है हमारा, 10 से 80 mcg होता है, तो ये 85 है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हमें प्रोटीन कम देना है, अमीनो एसिड कम देना है, तभी अमोनिया का लेवल कम होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी लिवर सिरोस्ड है, तो वो अमोनिया को खत्म नहीं कर पा रहा, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है यूरिया यूरिक एसिड के अंदर, तो हमें प्रोटीन वाली चीजें कम देनी है, एकदम सिंपल टर्म्स के अंदर। पोर्क यानी कि सुअर का मांस नहीं देना, ऑमलेट अंडा प्रोटीन का सोर्स है बहुत बढ़िया, नहीं देना, टूना फिश सैंडविच मछली प्रोटीन का सोर्स है बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं देना, पास्ता विद सॉस, पास्ता के अंदर कुछ नहीं होता, पास्ता सूजी से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट है, सॉस भी टोमेटो केचप है, कुछ नहीं है उसके अंदर प्रोटीन का ज्यादा कुछ होता, तो इसलिए सी विल बी द ऑप्शन करेक्ट।
Next is a client with gastritis who uses NSAIDs for gastric ulcer has been taking misoprostol. The nurse determines that the intended effect is being seen if which finding is noted. देखो एक पेशेंट है जो हमारा जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है और वो एनएसिड ले रहा है, ठीक है। एनएसिड के साथ गैस्ट्रिक अल्सर के ले रहा है, वो उसने मिसोप्रोस्टोल भी लेना शुरू करे है, अभी प्रिस्क्राइब हुई थी उसे। तो ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो उसको पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की दिक्कत जो है या अल्सर जो है वो हील हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला है डायरिया। डायरिया का अल्सर से कोई रिलेटेड नहीं है। प्लेटलेट काउंट, इससे भी डिक्रीज प्लेटलेट काउंट या डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, इसका भी कुछ प्लेटलेट से उससे सॉरी अल्सर से रिलेटेड नहीं है। अब रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक पेन, देखो गैस्ट्रिक पेन ठीक हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, बट मिसोप्रोस्टोल से इसका क्या रिलेशन है? मिसोप्रोस्टोल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये सबको पता है। मिसोप्रोस्टोल हमेशा पीपीएच प्रिवेंशन में नहीं देते, मतलब इसके लिए भी देते हैं, उसके लिए देते ही हैं, बट इसके क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन है ये, तो रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक पेन में भी ये काम करता है, इसलिए बी इसका आंसर होगा, ठीक है, बी है। वैसे भी समझ सकते हो, गैस्ट्रिक अल्सर का क्वेश्चन है तो एपिगैस्ट्रिक पेन ठीक होगा तो अल्सर ठीक ही हो रहा है, वैसे भी कर सकते हो अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड अ फ्लायल चेस्ट, ठीक है, फ्लायल चेस्ट हुआ है उसे। द नर्स असेसेस द क्लाइंट फॉर व्हाट मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फ्लायल चेस्ट। देखो एक होता है हमारा रिब फ्रैक्चर, दूसरा होता है हमारा फ्लायल चेस्ट। जब भी चेस्ट इंजरी हुआ है, चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, रिब फ्रैक्चर होती है एक रिब का टूट जाना। फ्लायल चेस्ट तब होती है जब या तो दो 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 से ज्यादा रिब टूटी हो, ठीक है, या फिर एक रिब दो हिस्सों से ज्यादा में टूटी हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लायल चेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लायल चेस्ट का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है? देखो डिस्निया नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, चोकिंग अगर कुछ अटक गया है तो भी हो सकती है चोकिंग, हाइपोटेंशन किसी भी पेशेंट में हो सकता है, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट मोस्ट क्लासिकल ऑफ द फ्लायल चेस्ट। अब पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट के अंदर क्या होता है, मतलब हम नॉर्मली देखो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो हमारी रिब्स बाहर आ रही है ना सारी, जो केज है हमारा रिब केज पूरा बाहर की तरफ खींच रहा है, बट और हम छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है। अब पैराडॉक्सिकल का मतलब उल्टा, चेस्ट मूवमेंट हम सांस लेंगे तो बाकी सारे रिब बाहर आएंगे लेकिन वो अंदर की तरफ जाएंगी, और सांस छोड़ेंगे तो बाकी सारे रिब्स अंदर, वो वाली रिब्स बाहर जो टूटी हुई है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, तो इसका डी उसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हु इज एचआईवी पॉजिटिव हैज अंडरगोन अ पीपीडी टेस्ट, पीपीडी यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, मोंटॉक्स टेस्ट है ना। आफ्टर 72 आवर्स द नर्स नोट्स एन इंड्यूरेशन ऑफ 7 मिलीमीटर ऑफ एरिया, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट एज द रिजल्ट? 7 mm की इंड्यूरेशन आई है 72 घंटे के बाद, ठीक है, जो 3 दिन का हम टेस्ट असेस कर सकते पीपीटी का मोंटॉक्स का। एचआईवी पॉजिटिव है पेशेंट तो उसे क्या देखना चाहिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, दोबारा करो टेस्ट को क्या है, तो इसका आंसर है पॉजिटिव ए, यस। अब ये ए क्यों है? देखो जनरली हम कहते हैं 10 mm से ज्यादा हो तो ही वो पॉजिटिव कहलाता है टीबी के लिए, बट ये ऑलरेडी क्योंकि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, एचआईवी का है पेशेंट है, इसलिए इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज सारे ही पेशेंट्स के अंदर 5 mm से अगर ऊपर इंड्यूरेशन आती है तो उसे हम एज अ पॉजिटिव करार देते हैं, देन दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव केस फॉर टीबी। A client has experienced pulmonary embolism. The nurse would assess the patient for what common symptoms? Pulmonary embolism का पेशेंट है तो कौन सी ऐसी कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉमन सिम्टम है जिसके लिए नर्स असेस करेगी पेशेंट को? हॉट फ्लश्ड फीलिंग, सडन चिल्स एंड फीवर, चेस्ट पेन दैट अकर सडनली, डिस्निया व्हेन डीप ब्रेथ्स आर टेकन। देखो सडन चिल्स एंड फीवर, किसी भी राइगर्स एंड फीवर कह रहा है तो ये एकदम से तो नहीं आएगा फीवर। हॉट फ्लश्ड फीलिंग ठीक है हो सकती है, डिस्निया व्हेन डीप ब्रेथ आर टेकन, डिस्निया भी हो सकता है, बट और में भी आ सकता है जो, बट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो होता है चेस्ट पेन दैट अकर सडनली, एकदम से बहुत तेज चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज होता है। कई पेशेंट को कई बार लगता है कि वो कार्डियक चेस्ट पेन है, बट दैट इज नॉन कार्डियक चेस्ट पेन और वो पल्मोनरी एम्बोलस का होता है, एम्बोलिज्म का होता है, सी इसका ऑप्शन होगा, यस। चेस्ट पेन होता है मोस्ट डिस्टिंक्टिव होता है इसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, एकदम सडन शार्प चेस्ट पेन आता है वो। Next question is the nurse performs an admission assessment on a client diagnosed with pulmonary tuberculosis. The nurse would confirm the diagnosis through which one of the following? अब pulmonary TB का पेशेंट है ना, अब नर्स कंफर्म किस कौन सा डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन ऐसा जिससे नर्स कंफर्म करेगी कि ये टीबी है पेशेंट को? चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्पुटम कल्चर, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट।
देखो टीबी का डायग्नोस हो गया तो कुछ ना कुछ ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट वगैरह कुछ तो हुआ ही होगा उसका, बट कंफर्मेशन के लिए हमेशा ही याद रखिएगा स्पुटम कल्चर हम करते हैं, सी इसका आंसर है। चेस्ट एक्सरे वगैरह नहीं होता, हम जस्ट देख लेते हैं चेस्ट एक्सरे में, बट कंफर्मेटरी नहीं होता वो। अरे हाँ, ये रहा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अ ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी। पेशेंट की कोई भी लंग कंडीशन था, उसके लिए उसकी ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी करी गई है। बट इमीडिएट फाइंडिंग इफ नोटेड इन द क्लाइंट द नर्स विल रिपोर्ट टू द फिजिशियन। कौन सी ऐसी फाइंडिंग है अगर क्लाइंट में हमें देखने को मिली तो हमें फिजिशियन को बताना है। ब्लड टिंज्ड स्पुटम, हेमेचूरिया, ब्रोंकोस्पाज्म, ड्राई कफ। हेमेचूरिया का कोई लेना देना नहीं है। ड्राई कफ ठीक है, थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है, बट इसकी इतनी नहीं कि हमें फिजिशियन को बताना है। बचे दो ऑप्शन, ब्लड टिंज्ड स्पुटम, बलगम में खून आना, या फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाना। देखो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें से ब्लड टिंज्ड स्पुटम चूज करेंगे, बट ये नहीं है, इसका ऑप्शन है आंसर सी, ब्रोंकोस्पाज्म। अभी ब्रोंकोस्पाज्म क्यों है, देखो ब्लड अगर इमीडिएट आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी हुई है, कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे अंदर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लीडिंग करेगा ही करेगा, थोड़ी बहुत ब्लड टिंज्ड स्पुटम इज ओके। हमेशा याद रखना, थोड़ी बहुत कह रहा हूं मैं, सिर्फ ही ब्लीडिंग हो रही है तो हमेशा वो नॉर्मल है ना। थोड़ी बहुत ब्लड टिंज्ड स्पुटम है तभी ये वर्ड, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं है। ब्रोंकोस्पाज्म इसलिए इसका आंसर है, क्यों, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो गया एकदम से तो एयर फ्लो एकदम बंद हो जाएगा वहां पे। एयर फ्लो बंद होते ही पेशेंट को एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से ब्रोंकोस्पाज्म इज द आंसर, एंड हमें फिर इंटुबेट करना पड़ेगा अगर वो ब्रोंकोडिलेटर वगैरह से नहीं ठीक हुआ तो, क्योंकि ऑलरेडी सेडेशन, थोड़ा बहुत माइल्ड सेडेशन में हम ब्रोंकोस्कोपी थोड़ी बहुत करते हैं। डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कैसे प्रोसीजर को वो कर रहे हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड अ ब्लंट इंजरी टू द चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल की इंजरी हुई है पेशेंट को, विच फाइंडिंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स क्या है, न्यूमोथोरैक्स का हमें कैसे पता लगाना है कि कौन सी ऐसी सिम्टम है या इंडिकेटिव है, फाइंडिंग है जो न्यूमोथोरैक्स बताती है एक पेशेंट के अंदर। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिमिनिश ब्रेथ साउंड, बैरल चेस्ट, या फिर सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी। देखो डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट नहीं होती, इंक्रीज हो जाती है रेट, ठीक है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को। बैरल चेस्ट नहीं होती, एम्फाइसीमा वगैरह का, सीओपीडी का है ये। सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी नहीं, ये क्लोज चेस्ट इंजरी है पेशेंट को हुई है, ओपन चेस्ट इंजरी में आती है सकिंग साउंड, इसलिए बी होता है। डिमिनिश साउंड आती है हमेशा ही कोई भी न्यूमोथोरैक्स का हमारा पेशेंट होता है तो, ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। Next is a nurse identifies that the client's hemoglobin level is decreasing and is concerned about tissue hypoxia। ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल एक पेशेंट का कम हो रहा है, बार बार नर्स देख रही है और नर्स को लग रहा है यार हाइपोक्सिया ना हो जाए इसे। An increase in which diagnostic test will indicate that the acceleration in the oxygen dissociation from hemoglobin। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम नर्स को पता चलता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पा रहा है, या फिर हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पा रहा है, कौन सा ऐसा पैरामीटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा जब। सिंपल सा आंसर है इसका CO2, सी। इसलिए है क्योंकि जब CO2 का लेवल बढ़ता है तो CO2 की एफिनिटी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होती है, तो जितना CO2 बॉडी के अंदर बढ़ेगा उतनी एफिनिटी CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाएगी, O2 फिर डिसोसिएट होने लग जाएगा। जो ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व हम पढ़ते हैं, हमने 12th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, तो वही उसी से रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज अ नर्स repositions a client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing, which position facilitates maximum air exchange। एम्फाइसीमा का एक पेशेंट है, कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एयर एक्सचेंज होगा पेशेंट के अंदर, सुपाइन, ऑर्थोपेनिक, लो फाउलर या सेमी फाउलर। देखो सुपाइन, लो फाउलर या सेमी फाउलर में हम सेमी फाउलर हम दे सकते हैं, होता है, बट सबसे ज्यादा ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है। ऑर्थोपेनिक हमारी पोजीशन होती है, ये कार्डियक टेबल पड़ी है, पेशेंट ऐसे है और उसके ऐसे होंठ थोड़े से नीचे की तरफ झुक के ऐसे, ये होती है हमारी ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है, बी इसका आंसर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स ऑफ द आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब
व्हेन असेसिंग द फंक्शन ऑफ द 3 चैम्बर क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है ये हमारा, जितने भी हमारा जो इसके अंदर वो फ्लक्चुएटिंग लेवल होता है, नॉन फ्लक्चुएटिंग जो भी आता है, ऑसिलेटिंग ऑसिलेशन वगैरह के ऊपर है ये। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द वाटर इन द अंडर वाटर सील ट्यूब इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। नर्स देखती है जो हमारा वाटर लेवल है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। व्हाट इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम हम सब ने कहीं ना कहीं, अगर कोई हॉस्पिटल में वर्किंग है तो वहां, नहीं तो क्वेश्चंस के अंदर बुक्स में देख ही रखा है, मैं पिक लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे क्या कहते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है कि नर्स देखती है कि वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, अभी अभी 36 घंटे को पहले फर्स्ट 36 आवर्स के अंदर बंद हो गया है फ्लक्चुएट होना। इनिशियल एक्शन क्या लेना चाहिए नर्स को। उसके वाइटल साइंस लो, डॉक्टर को बताओ, टर्न द पेशेंट टू द अनअफेक्टेड साइड, दूसरी तरफ लेटा दो पेशेंट को करवट दिला के, चेक द ट्यूब दैट टू इंश्योर दैट इट इज नॉट किंक्ड। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। देखो दो तरीके से होता है जो फ्लक्चुएशन, ऑसिलेशन या फ्लक्चुएशन हमारी जो पानी के अंदर होनी चाहिए ना, वाटर सील चैम्बर के अंदर, वो हमारी इंटरमिटेंट होनी चाहिए, थोड़ी 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 होनी चाहिए, ठीक है। ना ही वो कॉन्टिन्यूस बबलिंग होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस मतलब कि एयर लीक हो गई है, ना ही एकदम बंद होना चाहिए जल्दी से, क्योंकि अगर 36 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर अगर वो बंद हो रही है ना, मेनली 36 घंटे के अंदर, 24 से 36 घंटे के अंदर अगर वो बंद हो रही है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुड़ गई है ट्यूब, किंग्ड मतलब मुड़ गई है या गांठ से लग गई है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमें वो चेक करना है कि वो मुड़ी हुई तो नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन है आंसर डी। अब कुछ समय बाद भी वो वाटर सील चैम्बर के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बंद हो जाएगी, या ऑसिलेशन बंद हो जाएंगी। क्यों? कुछ समय बाद जब वो होगी लंग पूरी री एक्सपैंड हो गई है, इस वजह से हुई है, ठीक है। तो तब तो अलग रीजन है, बट यहाँ पे इसका रीजन है, इसका कोई किंकिंग विंकिंग तो नहीं है, वो चेक करनी, डी ऑप्शन है फोर्थ। बाकी अगर कंटिन्यूअस बबलिंग है देन इट दैट इंडिकेट्स द एयर सिस्टम में कहीं ना कहीं एयर लीकेज आ रही है। 44th question is, what nursing action will most help a client to obtain maximum benefits after a postural drainage। कौन सा पोस्चुरल ड्रेनेज, यानी कि वही जो हमारा स्पुटम, जो एक्सेसिव सिक्रीशन हमारे लंग्स के अंदर है उसको निकालने के अंदर जो हमारी प्रोसेस होता है उसको पोस्चुरल ड्रेनेज कहते हैं। कौन सा ऐसा एक्शन है जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जो उसका मेन बेनिफिट है जो सिक्रीशंस को बाहर निकालने के अंदर, लंग्स के अंदर के। ऑक्सीजन दे दो। सेकंड इज एनकरेज कफिंग दो, कफिंग के लिए बोलो पेशेंट को, प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन, एनकरेज द क्लाइंट टू रेस्ट फॉर अ हाफ आवर। इसका आंसर है एनकरेज कफिंग। ज्यादा बंदा खांसी करता है पोस्चुरल ड्रेनेज एंड कपिंग वगैरह के बाद, उतनी ज्यादा सिक्रीशन बाहर आते हैं अच्छे से। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द अंडरलाइंग रैशनल व्हाई द नर्स असेसेस अ क्लाइंट विद एम्फाइसीमा फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, देखो नर्स क्वेश्चन है व्हाट इज द अंडरलाइंग रैशनल व्हाई नर्स असेसेस क्लाइंट, ठीक है। एम्फाइसीमा के पेशेंट के अंदर नर्स हाइपोक्सिया के लिए क्यों चेक करती है, पेशेंट को असेस करती है। ऑप्शन जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन, नहीं प्लूरल एफ्यूजन कोई नहीं होता एम्फाइसीमा के अंदर। इन्फेक्शियस ऑब्स्ट्रक्शन, नहीं इन्फेक्शन भी कोई नहीं होता। रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, नहीं पैरालिसिस भी कुछ नहीं होता। थर्ड इज ऑप्शन इज लॉस ऑफ एरेटिंग सरफेस। अब एम्फाइसीमा में क्या होता है, हमारा जितनी भी इलास्टिसिटी होती है एल्वेलाई की वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, लॉस ऑफ एरेटिंग surface, C, yes. Next is, a client has chest tube attached to the drainage system, chest tube drainage system, why, what should the nurse do when caring for this client? Clamp the chest tube when suctioning, palpate the surrounding area for crepitus, change the dressing using aseptic technique, empty the drainage chamber at the end of the shift। देखो जब भी एक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के पेशेंट को हम केयर कर रहे होते हैं, हमें उसके अंदर क्रेपिटस के लिए चेक करना होता है। देखो इसका ऑप्शन बी होगा, बी, ठीक है। अब क्रेपिटस होता है कोई भी एयर अंदर चले जाना, है ना। अगर कोई सिस्टम के अंदर जहां से इंसर्ट हो रहा है वो वहां पर अगर कोई लीक वीक हो गया है ढंग से, वो अंदर ट्यूब अंदर नहीं गए, तो वहां पे आसपास हवा भर जाएगी। तो वहां पे इसीलिए आसपास के एरिया को पैल्पेट हमें कर देखना है कि वहां पे क्रेपिटस तो नहीं है, आवाज तो नहीं आ रही है, हवा तो नहीं भर गई है, उस वजह से जो आवाज आती है उसको हम कहते हैं क्रेपिटस। तो इसलिए है ये, हमें शिफ्ट के एंड पे खाली नहीं करना है उसे, है ना। क्लैंप तो वैसे भी नहीं करना है ड्यूरिंग सेक्शनिंग, तो जो भी है बी ऑप्शन इज विल बी द आंसर।
ठीक है, ये क्लियर आ रहा है आप लोगों को? एक हाँ ठीक है, दिख रहा है आई थिंक। Why is it not getting focused? ठीक है, a nurse is caring for a variety of clients. For which client is it most essential for the nurse to implement the measures to prevent pulmonary embolism? कौन से ऐसे पेशेंट को नर्स बहुत सारे पेशेंट्स की टेक केयर कर रही है, कौन से ऐसे पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाने की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए? 59 ईयर ओल्ड जिसको नी रिप्लेसमेंट हुआ है, 60 ईयर ओल्ड जिसको निमोनिया हुआ है, 68 ईयर ओल्ड जिसकी डेंटल सर्जरी हुई है, 76 ईयर ओल्ड जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। देखो, हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसको होगा? जो कि या तो बेड रिडन होगा, या फिर जिसकी कोई लेग सर्जरी हुई है उसी को होगा। निमोनिया वाले पेशेंट को तो हो नहीं सकता। डेंटल सर्जरी तो यहाँ का वहां से कोई लेना देना नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट ऑलरेडी कम है, तो वो क्लॉट क्या ही बनाएंगे जो क्लॉट बन के एम्बोलाई बनेगा लंग्स के अंदर, वो है ना। तो इसका आंसर होगा 59 ईयर ओल्ड विद नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, ए ऑप्शन। तो पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ता है काफी लंबे समय तक, तो इस वजह से है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी चलती रहती है, बट ये फिर भी बेड रेस्ट पे ही रहता है। 48th option question, sorry. What is the priority goal for a client with asthma who is being discharged from the hospital? प्रायोरिटी गोल क्या होगा उस ऐसे पेशेंट का जो अस्थमा से डायग्नोस्ड है और वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग वो लेता रहे अपने आप। डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एमडीआई मीटर डोज इनहेलर्स। नोज हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिसर्स, हेल्थ केयर डॉक्टर के क्लिनिक आर पता हूँ कि कब कब डॉक्टर बैठता है भाई मेरा। कैन आइडेंटिफाई फूड दैट कॉज वीजिंग, कौन सी ऐसी चीजें खाने की चीजें हैं जो मेरे अस्थमा की वीजिंग को बढ़ा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एमडीआई। एमडीआई क्यों होगा? देखो, पल्स ऑक्सीमीटर इतनी कोई जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, दिक्कत ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में आती है अस्थमा वाले पेशेंट को। नोज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिसर, कोई जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए बट इतना कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी है, कैन आइडेंटिफाई फूड दैट कॉज वीजिंग। सारे अस्थमा फूड से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। एमडीआई वैसे भी जरूरी है, क्योंकि अगर एमडीआई उसको यूज करना नहीं आएगा तो इमीडिएट कहीं और कंडीशंस के हैं जहां ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, वो खाली बैठ रहेगा, जो एमडीआई उसको देना है, पफ लेने है, वो पफ ले ही नहीं पाएगा। इस वजह से एमडीआई का उसको यूज होना, कैसे यूज करना वो जरूरी पता होना चाहिए। तो बी इसका ऑप्शन है, यस, बी इज द आंसर। 49th, a nurse assesses a newly admitted client with a diagnosis of PTB, pulmonary tuberculosis. Which clinical findings support the diagnosis? Select all that apply. कौन कौन से ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो बताते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है? फटीग, पॉलीफेजिया, हेमोप्टिसिस, नाइट स्वेट्स, या फिर ब्लैक टंग। देखते हैं क्या क्या इसका ऑप्शन है। फटीग तो देखो होगा ही, है ना, हेमोप्टिसिस भी होगा, पॉलीफेजिया नहीं होगा, नाइट स्वेट्स भी होंगे, ACND होगा इसका। यस, बिल्कुल, ब्लैक टंग इससे एसोसिएटेड नहीं है। पॉलीफेजिया हमारा डायबिटीज में होता है, तो इसलिए फटीग तो हर बीमारी में होता है, तो टीबी में बहुत ज्यादा होता है। हेमोप्टिसिस भी होता है, ब्लड स्पुटम आता है, नाइट स्वेट भी टीबी के अंदर देखे जाते हैं, चिल्स देखने को मिलते हैं। ACND हेंस द आंसर इज। सो गाइज, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 50th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक वीडियो भी थोड़ी अच्छी लंबी हो गई देखते हैं, चलिए। द आर्टीरियल ब्लड गैस ऑफ अ क्लाइंट विद COPD डिटीरियोरेट एंड द रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेंडिंग। एक पेशेंट है COPD का जिसकी ABG गैसेस की जो रिपोर्ट है उसकी वो बता रहा है इसकी कंडीशन काफी खराब है ABG की रिपोर्ट के हिसाब से, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट वो जा रहा है। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस फर्स्ट? सबसे पहले ऐसा कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जिसको नर्स को देखना चाहिए पेशेंट के अंदर? साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, मेंटल कंफ्यूजन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है मतलब हाइपोक्सिया में जा रहा है, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया तो होगा नहीं, टैकीकार्डिया होगा। डिस्टेंडेड नेक वेन्स हाइपरवोलेमिया का साइन है, डिस्टेंडेड नेक कोई मतलब नहीं है। साइनोसिस हो सकता है COPD में हो साइनोसिस, बट थोड़ा एकदम इतना नहीं होगा, उससे पहले हाइपोक्सिया को चेक करने के लिए मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका ऑप्शन होगा C, क्योंकि रेस्टलेसनेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हमेशा ही अगर डिक्रीज O2 हो रहा है बॉडी के अंदर तो पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, टैकीकार्डिया होगा। इट इज द ऑलवेज द फर्स्ट साइन ऑफ हमारा हाइपोक्सिया होता है, रेस्टलेसनेस या फिर मेंटल कंफ्यूजन। सो
गाइज यही थी हमारी आज की क्वेश्चन वाली वीडियो, है ना। एक सेकंड, इस बस फोन लग जाए, हाँ तो अब ठीक है। तो यही थी आज की हमारी क्वेश्चन सेशन था, ये हमारे एमएसएन के क्वेश्चंस का सारा, है ना। तो बाकी नेक्स्ट आज हमने 50 क्वेश्चन करे हैं, ये भी अच्छे खासे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मेन ये बात थी, क्योंकि वन लाइनर्स करने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अब 1-1.5 महीना बचा है सिर्फ नॉर्सेट को, सीआरई का एग्जाम तो आ ही गया है हमारा, 1 महीना है सिर्फ सीआरई वाले को, तो नॉर्सेट के लिए तो है चलो 2 महीने, बट स्टिल तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे 50 के 50। एंड देन और आगे और एमएसएन के और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।